इधर रशिया ने कैप्चर किया पर्शिया को और इधर बैंड बज गई अंग्रेज भाई की। और अंग्रेज भाई क्या कैप्चर करना चाह रहे हैं? अंग्रेज चाह रहे हैं कि भैया किसी तरीके से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया जाए। पर क्यों? आप देखिए कि गए तो 50,000 के आसपास लोग थे, लेकिन लौटा केवल एक ही आदमी। ये जो तस्वीर है ये आपके सामने है। क्या हश्र किया अफगानियों ने अंग्रेजों का, जो अपने आप को अपराजय बोलते थे। आज उनको पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारा है, और ऐसा मारा कि उसके बाद इनकी हिम्मत जवाब दे गई। अंग्रेजों ने पूरा का पूरा अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया, लेकिन 4 दिन भी यहां पे न रुक पाए। कहानी कुछ ऐसी थी कि अफगानिस्तान तो सिर्फ बहाना था, हिंदुस्तान असली निशाना था। इधर शेर अली पहुंचता है रशिया के पास हेल्प लेने के लिए, रशिया का जार ही मना कर देता है, और उधर लिटन अपनी पिस्टल लेके इसको ढूंढ रहा है। ये यहाँ पे शेर अली ही गायब। यहाँ देखिए ड्यूरन लाइन तो बन गई थी, लेकिन असली में इसके मायने ही नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे पठान और बलोच तो इसको मान ही नहीं रहे थे, और धड़ाधड़ लड़ाइयां चल रही थी। वो सारागढ़ी वाला बैटल आपको याद होगा, अक्षय कुमार की केसरी मूवी वाला, वही यहाँ पे हुआ था। क्यों अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बोला जाता है? जिन ब्रिटिशर्स के सामने सारी दुनिया घुटने टेक चुकी है, जिनको हाथ लगाने से पहले रशिया भी 10 बार सोच रहा है। उधर देखिए नेपोलियन कार्नाटिक वॉर्स में हार के बैठा है, उनकी बैंड कौन बजा रहे हैं? एक छोटे से एरिया के यानी अफगानिस्तान के लोग इनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, मलिया मेट कर देते हैं। 50,000 जो ब्रिटिशर है वो जा रहे हैं वहां पे, और वापस कौन लौट रहा है? केवल और केवल एक लौट रहा है, वो भी खच्चर पे बैठा है ना, डुग डुग करके। उसको भी होश नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और वो आगे पूरी की पूरी कहानी सुना रहा है। वो बहुत ही फेमस पेंटिंग है, उस फेमस पेंटिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आपको मैं बता रहा हूं कि आज अगर आपने ये 10-15 मिनट वीडियो देख ली ना, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भैया अंग्रेजों की क्या बेइज्जती हुई है पूरे वर्ल्ड लेवल में। तो उसके बाद तो कोई ब्रांडी पी के है यूं यूं डुक डुक करके कहीं गिर रहा है ना, उसका कोई चुल्लू भर पानी में गिर रहा है ना ऐसे करके, और कोई शॉल लेके मुंह पे शर्मसार होके निकल रहा है अंग्रेज, ऐसा इनका हाल हुआ है। तो ये आज की जो कहानी है ना, ये आपने पहले तो कभी नहीं सुनी होगी, मैं गारंटी देता हूं। और ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसको सुनिएगा जरूर। और ये क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आप देखिए कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो अफगानिस्तान से इस समय इस सिचुएशन में डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंग्लो अफगान वॉर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा कनेक्शन बिल्ड करके आपको बताया है, ताकि एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो। और मजे तो आज आपको आने ही वाले, नेक्स्ट लेवल का एंटरटेनमेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें कहानी ये देखनी पड़ेगी कि ये कहानी शुरू कहां से हो रही है। आप समझिए कि एक तरफ है ब्रिटिश इंडिया, एक तरफ है रशिया, और बीच में सैंडविच की तरह कौन बैठा है? वो बर्गर होता है ना, बर्गर है ना, कि एक ऊपर बन एक नीचे बन, और बीच में आलू टिक्की होती है। वो आलू टिक्की बन के कौन बैठा है? अफगानिस्तान बन के बैठा है। रशिया और आपका ब्रिटिश इंडिया के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक तरह से। अब यहां पे देखिए कि कहानी यहां से शुरू होगी कि 1828 के अंदर एक ट्रीटी हो जाती है, और वो ट्रीटी कौन सी होती है? द ट्रीटी ऑफ तुर्कमंचय। जैसे ही ये ट्रीटी होती है, ब्रिटिशर्स के कान खड़े। वो जब आपने कोई चूहा दौड़ता हुआ देखा ना मोटा मोटा, तो उसके कान टंग यूं खड़े होते हैं ना, ऐसे ब्रिटिशर्स के भी कान खड़े हो गए कि भैया ये क्या हो गया एकदम से। आप भी सोच रहे हो कि ये क्या ट्रीटी है? आपको मैं बताता हूं इस ट्रीटी के बारे में। इधर देखिए कि ये रशिया और पर्शिया के बीच की ट्रीटी है। आप देखो कि ये पर्शिया से जो बंदा बैठा है वहां का राजा, और इधर देखिए कि रशिया का जार बैठा है। ये दोनों मिलकर यहां पे आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और एक पीस ट्रीटी कर रहे हैं, जिसको तुर्कमंचय की ट्रीटी बोल रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पर्शिया का नॉर्दर्न पर्शिया एरिया है ना, स्पेशली अगर मैं अजरबैजान की बात करूं, तो ये पूरे का पूरा किसके पास जा रहा है? रशिया के पास जा रहा है। और यहां से अब सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग हो रही है ब्रिटिशर्स के लिए। आप सोच रहे होंगे कि क्यों हो रही है, वो आपको मैप से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप देखिए कि अगर मैं रशिया की बात करता हूं, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये मैप जो है ये 1828 के हिसाब से है, आज की डेट के हिसाब से ये मैप नहीं है। तो कोई भी इसको आज की डेट का मैप मत समझिए। आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा तबाही मचाया हुआ है रशिया। एक्चुअली में ये सारा का सारा एरिया रशिया के पास ही है ना। ये वाला एरिया भी रशिया ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। अब रशिया की नजर कहां पे? देखिए और इतना बड़ा एरिया कैप्चर करने के बाद भी इनको तसल्ली नहीं है। अब इनका जो मेन मोटो है क्या है कि ये जो है ना एरिया, ये जो एरिया, इसको भी कैप्चर करना है। एक्चुअली में ये जो पार्ट है किस चीज का है मैं आपको समझाता हूं। ये पूरा एरिया देखिए आप, ये पूरा क्या है? ये पूरा पर्शिया है। अगर मैं पूरा इसको लाल कर दूं, ये पूरा पर्शिया है। लेकिन रशिया किसको हासिल करना चाहता है? इसके नॉर्दर्न पार्ट को हासिल करना चाह रहा है। अब जैसे ही इसके नॉर्दर्न यहां पे हमला करेगा, बताओ इतना बड़ा रशिया हमला कर रहा है, तो ये बेचारा पर्शिया कर क्या लेगा? तो ये जो एरिया है ना, ये सारे का सारा किसके पास चला जाता है? और साथ साथ छोटा सा एरिया अफगानिस्तान का भी जो है ये रशिया के पास चला जाता है। अब यहां से क्या हो रहा है कि पर्शिया का केवल और केवल छोटा सा भाग पर्शिया के पास बचा है। लेकिन
आप सोच रहे होंगे कि इतना भी क्या हो गया, क्या इससे ब्रिटिशर्स को सच में टेंशन लेने की ज़रूरत थी? तो मैं आपको बोलूँगा कि टेंशन लेने की ज़रूरत थी। एक्चुअली में क्या है कि ब्रिटिशर्स ना एक ऑलरेडी रास्ता खोज चुके थे यूरोप का, केप ऑफ गुड होप जो आपको पता होगा, है ना। केप ऑफ गुड होप जो है एक अच्छा रास्ता है वहाँ से। थोड़ा सा आप देखिए कि इस चीज़ में अब मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि केप ऑफ गुड होप क्या, आप सर्च करके देख लीजिएगा। तो वो जो रास्ता है वो तो अच्छा है कि यूरोप जाना है, इनको अपना सामान शिफ्ट करना है, कोई भी रॉ मटेरियल लेके जाने हैं, वहाँ से माल लेके आना है, तो वो एक अच्छा रास्ता है। लेकिन ये एक और रास्ता निकालना चाह रहे थे यूफ्रेट रिवर के पास से, और वो जो सारा का सारा रास्ता था ना वो यहाँ से होकर गुजरता था। लेकिन जैसे ही रशिया ने यहाँ पे पूरा का पूरा कैप्चर किया तो ब्रिटिशर्स का प्लान यहाँ पे फ्लॉप होता नजर आया। अब ये बेचारे करे तो करे क्या, तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि भैया कहीं रशिया वापस से, ये तो हमारा रास्ता तो रोक दिया, ऊपर से ये वापस से अफगानिस्तान के थ्रू भारत में ना घुस जाए। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा भी क्या हो गया, भारत ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है ना, ये जो है बहुत ज्यादा सोने की चिड़िया तो है ही है, लेकिन अंग्रेजों के बहुत ज्यादा काम आ रहा था। आप देखिए कि रॉ मटेरियल लेके जाने हैं भारत से, फाइनल गुड्स बेचनी कहां पे आके, फिर से भारत के अंदर। सोल्जर्स कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं सबसे ज्यादा, वो भारत से। पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ाई कौन कर रहा है, भारत के लोग कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा सोल्जर्स भैया इन बेवकूफों के लिए लड़ रहे हैं हमारे, है ना। तो आप देखिए कि गैर मुल्की लड़ाई हो रही है और बेचारे ऐसे ही मर रहे हैं, वहां पे 1-1.5 लाख लोग मर गए हमारे, है ना। तो कैसी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है, आप खुद समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है पूरी अलार्मिंग सिचुएशन जब होती है, तब जो यहाँ पे ऑकलैंड साहब बैठे हैं ब्रिटिश राज के, तो ऑकलैंड के दिमाग में आता है कि भैया किसी तरीके से भी ये जो अफगानिस्तान का एरिया है, या तो यहाँ पे संधि की जाए या इसको कैप्चर किया जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन और खराब होती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि क्या करेगा ऑकलैंड। अब देखो, सबसे पहले तो संधि प्रस्ताव ही भेजा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पहली ही बार में जाके हमला बम फोड़ दो, है न्यूक्लियर बम फोड़ दो जाके ठा, ऐसे नहीं होता ना। तो अब ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब सोचेंगे कि भैया मैं एक खत लिखता हूँ, मैं प्रेम पत्र लिखता हूँ, तो ये उसमें डियर दोस्त मोहम्मद, है ना, तो उसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जाके खत यहाँ पे भेज रहे हैं, है ना। तो दोस्त मोहम्मद को बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, हम आपके मित्र बनना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं, आपके तो नाम में भी दोस्त है, तो प्लीज़ आप हमारी दोस्ती को स्वीकार कीजिए वैलेंटाइन डे के दिन, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोस्त मोहम्मद बोलते हैं, ओ माय गॉड, अच्छा गोरा साहब तुम हमसे दोस्ती करेगा। तो ये बोलते हैं कि दोस्ती तो हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले तो तुम्हें दोस्ती की परीक्षा देनी होगी मेरे दोस्त। अगर तुम सच में हमारा दोस्त हो गोरा, तो ऐसा करो, ये जो पेशावर है ना, ये पेशावर हमारे नाम कर दो, है ना। तो अब यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी। अब ये भाई गोरा ऑकलैंड ये सोच रहा है कि पेशावर इसके नाम कैसे कर दूं मैं, क्योंकि पेशावर देखिए कि किसके पास है, पेशावर है महाराजा रंजीत सिंह के पास, जो ऑलरेडी एशिया की सबसे बड़ी आर्मी लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आप देखिए कि सिख साम्राज्य की उन्होंने स्थापना ही ऐसी जगह पे कर रखी है कि जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शंस है, सबसे डिफिकल्ट एरिया जिनको कोई फतेह ही नहीं कर पा रहा है, उनको ये साहब फतेह करके बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि ये तो पेशावर तो इतना स्ट्रेटेजिक एरिया है कि जिसको ये छोड़ ही नहीं सकते। और जो भी आप देखिए कि जितने भी इन्वेजन हुए हैं ना फॉरेन के, आप चाहे अब्दाली के हों या कोई भी हों, घोरी के हों, गजनी के हों, सब इसी एरिया से ही ज़्यादातर होते आए हैं। तो ये तो खैबर पास है, इसको तो भैया कैसे दे देंगे, अगर ये दे दिया तो काम गया, फिर तो हिंदुस्तान भी गया और सब कुछ गया फिर तो हाल से। तो ये कहानी जो है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे सिचुएशन टेढ़ी हो जाती है। अब दोस्त मोहम्मद जो है ये अड़े पड़े हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ये पूरे का पूरा जो प्रपोजल है ना, ये रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि आपस में जो संधि है वो नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक और आपके दिमाग में आएगा कि पेशावर दे ही देते, इतना भी क्या था। लेकिन एक और पेच यहाँ पे फंस रहा था। पेच दूसरा कौन सा फंस रहा था, वो ये था कि 1809 के अंदर महाराजा रंजीत सिंह के साथ ऑलरेडी ट्रीटी हो चुकी है ब्रिटिशर्स की। जो लॉर्ड मिंटो है उसने क्या किया था, चार्ल्स मैटकाफ को भेजा था इनके पास, और एक संधि हुई थी जिसमें क्या बोला गया था कि भैया ये जो सतलुज है, सतलुज के नीचे वाला एरिया जो है वो ब्रिटिश का है, सतलुज से ऊपर वाला जो है महाराजा रंजीत सिंह का है। लेकिन उन्होंने एक और शर्त रखी थी दोस्त उस टाइम पे, वो उनकी फार साइटेडनेस थी। उन्होंने शर्त क्या रखी थी कि बेशक से आपने ये वाला एरिया ले लिया, लेकिन अगर कल को हम अफगानिस्तान पे अटैक करते हैं और उस तरफ एक्सपेंशन करते हैं, तो इसमें ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और यही थी 1809 की अमृतसर की ट्रीटी, यानी कि जिसके तहत ब्रिटिशर्स वैसे ही इनको कुछ नहीं बोल सकते हैं पेशावर के लिए। कहानी समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे है पूरे का पूरा जो है भसड़ मच जाती है कि भैया जब कोई मान ही नहीं रहा है तो अब किया जाए तो क्या किया जाए, है ना। तो ये बोलते हैं कि चलो अब इनके पास कौन सा तुरुप का इक्का है वो देखिए। इनके पास है एक
महान महान तुरुप का इक्का। अब वो महान तुरुप का इक्का कौन है? शाह शुजा। शुजा है ये वाला, तो चूजा है कि शुजा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में शाह शुजा कौन है ये आप देखिए कि 3-4 साल तक ना ये भी अफगानिस्तान का राजा रह चुका है। अब ये असलियत में अगर देखा जाए, इसकी लाइनेज देखी जाए तो ये कहाँ से आ रहा है? अहमद शाह दुरानी यानी कि अब्दाली जो है ना उसका ये पोता लगता है एक तरह से। अब यहाँ पे ऑलरेडी इसको मार पिटाई हुई इसके साथ, यहाँ पे है ना 3-4 साल तक तो राजा रहा, लेकिन यहाँ मार पिटाई हुई तो ये भाग के कश्मीर में आया। कश्मीर में इसकी मार पिटाई हुई तो महाराजा रणजीत सिंह ने बचा के इसको लाहौर लेके आए। फिर लाहौर से ये कहाँ चला गया? लुधियाना चला गया। यानी ब्रिटिशर्स के पास पेंशन पे पल रहा था ये भाई। और ब्रिटिशर्स इस खोटे सिक्के को क्यों पाल रहे थे उसका भी कारण समझिए। इसने ब्रिटिशर्स को बोल रखा था कि भाई साहब मैं अब्दाली का पोता हूं, वहां तो लोग मेरी वाह वाह करते हैं और मेरी आरती उतारते, एक बार थाली घुमाना शुरू करते थाली रुकती नहीं है, ऐसे जोर के घुमाते हैं थाली। तो यहां इसने ऐसे लल्ले पब्बे दे रखे थे इन लोगों को कि इन लोगों को लगता था कि यही असली राजा है, अगर इसको वहां पे गद्दी पे बिठा दें तो अपना काम हो गया, इनके लिए तो बहुत आसान है। तो ये शाह शुजा के चक्कर में सारे के सारा खेल यहाँ पे हो रहा है। अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं कि दोस्त मोहम्मद को हटा के शाह शुजा को यहाँ पे बिठा दिया जाए। और होगा क्या इससे? होगा यही कि वो जो रशिया का खतरा है वो टल जाएगा। रीजन बीइंग कि ये जो शाह शुजा है इनके साथ दोस्ती कर रहा है तो रशिया के साथ तो नहीं करेगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि एक के साथ ही हो सकती है दोनों में से। तो ये पूरी की पूरी कहानी एराइज हो रही है। यहां से फिर आगे हमारी जो कहानी है बढ़ती है कि भैया ये संधि प्रस्ताव तो यहीं पे खत्म हो जाता है, इसका तो कुछ नहीं हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप 269 रुपीज़ का एक पास ले सकते हैं, ईयरली टेक्स्ट बुक पास है। इसके अलावा एक पास प्रो भी होता है जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलती है, कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। आप 4 दोस्त हैं, 4 के 4 दोस्त भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम्स को, और प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड है। तो ये 314 रुपये का मिल रहा है। अगर आप GV10 कोड यूज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अगले 2 या 3 दिन के लिए ये ऑफर है। तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहां जाके इस ऑफर को अवेल कर लीजिएगा क्योंकि मॉक टेस्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपने हमारी ये जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने सिख एम्पायर और साथ में अब्दाली की इन्वेजन्स हो गया और कुछ अफगानियों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस्ड है ना, ब्रिटिशर्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं। तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, इसको देखना शुरू किया ना तो आप रुक नहीं पाएंगे, ऐसी गूज़बम्प देने वाली वीडियो है ये। तो ये ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, पर इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे की। अब आगे देखिए कि जब कहानी सुलझ ही नहीं रही है, बातचीत हो नहीं पा रही है, तो ऐसे में क्या होता है? ऑकलैंड के पास क्या है? एक आदमी तो है जिसको हम लल्लू कह सकते हैं ना, शाह शुजा। अब अल्टीमेटली इनको चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो इस पूरी की पूरी डील में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा दे। अब ये एक खत लिख देते हैं महाराजा रणजीत सिंह को कि राजा जी आ जाइए, आप हमारे साथ आइए, हम मिलके कुछ बड़ा कारनामा करके आते हैं, है ना। और पता है नहीं कि बड़ा कारनामा कैसे होगा, है ना। ये एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी यहाँ पे है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी लगा हुआ है कि भैया दुश्मन आक्रमण करे पहले, है ना, रशिया ये कर दे वो कर दे, उससे पहले हम कर देते हैं, हम ऐसी तबाही मचा देते हैं, है ना। और इसको बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है भैया कि अफगानिस्तान की ज्योग्राफी कैसी है, कल को कुछ भी हो सकता है अफगानिस्तान में। आप देखिए कि इस आदमी की वजह से लगभग इसकी 50,000 से ज़्यादा लोग मर जाएंगे वहाँ पे, मतलब बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। और कायदे से देखिए कि वहां पे लोग जो जा रहे हैं वो किस तरह के हालात है उनके, है ना। कोई ब्रांडी पी के लुढ़का हुआ है, अपनी प्यास बुझाने के लिए ब्रांडी है ऐसे लगे हुए हैं ना। और ऐसे हालात हो जाएंगे कि भैया जब ये हारेंगे ना, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरी की पूरी, वो जो इंग्लैंड में बैठी है, वो इसको भी हटा देगी। क्यों? क्योंकि ये बदतमीजी, इसको समझ ही नहीं आ रही कि भैया क्या कर रहा है ये, बिना ज्योग्राफी का अंदाजा लगाया, बिना किसी एनालिसिस के यूं ही हमला कर दिया। और अफगानिस्तान जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है, वहां पे तो भैया आप देखिए कि अमेरिका ने कुछ नहीं कर पाया, तो आप उस टाइम के हिसाब से देखिए कि ये लोग क्या कर लेते। आज का अमेरिका ड्रोन भेजता है वहां पे और तब भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ही ऐसी, पूरे पहाड़ वगैरह बने हुए हैं, मतलब पूरा ऐसा उसकी ज्योग्राफी है कि अफगानिस्तान को फतेह करना कोई आसान काम नहीं है। और अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं कि बफर स्टेट बन जाए अफगानिस्तान किसी तरीके से, है ना, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमले के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ट्रिपार्टाइट ट्रीटी होती है 1838 की। अब 1838 के अंदर ये ट्रीटी तो हो रही है, इसके अंदर 3 लोग मिलते हैं, ये तीनों लोग आपस में डिसाइड करते हैं। अब देखिए कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस ट्रीटी को, तो ये जो महाराजा रंजीत सिंह है, ये कोई बहुत ज़्यादा इन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं। इसमें जो मेन गेम है लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा की है, ये कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में
रीजन बीइंग आप देखिए कि ये ऑलरेडी पेशावर फतेह करके बैठे हुए हैं भाई साहब, और इधर काबुल है, तो कितना मुश्किल है। इनका तो वैसे भी टारगेट है कि अगर ये लोग नहीं करेंगे तो ये वैसे भी ये काम करने ही वाले हैं। अगला इनका टारगेट है पेशावर से काबुल का ही है। तो आप देखिए कि, और ये तो यहाँ पे देखो अंग्रेजों का तो क्या बुरा हाल होगा, ये 4 दिन नहीं वहां टिक पाएंगे। और ये महाराजा रंजीत सिंह ऑलरेडी यहाँ पे 8 साल तक पेशावर को कब्जे में लेके बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि अंग्रेजों का कितनी दुर्दशा है, कितना मुश्किल है अंग्रेजों के लिए। वो 4 दिन नहीं वहां पे टिक रहे हैं, खुद घबराए हुए हैं अंग्रेज, है ना। वहां पे अगर रहते तो इनका डेली मर्डर होता है। ऐसा है कि इनको टक 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 डेली इनके साथ ऐसा होता है ना। तो ये इतनी ज्यादा खौफनाक मंजर में है। आपको अभी समझ में आएगा कि क्यों है खौफनाक मंजर में। 2 मिनट रुकिए तो सारी कहानी समझ में आएगी। अब यहाँ पे तीनों करते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल और ट्रिपार्टाइट ट्रीटी, और तीनों को अब क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे या तो अब ये हो कि महाराजा रंजीत सिंह यहाँ से जाने दे। अब यहाँ से जाने दे तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से ये जाने ही नहीं देंगे। तो अभी पूरी की पूरी कहानी देखिए कि किस तरह का मोड़ लेगी, वही हमें समझना है यहाँ पे। तो यहाँ तीनों मिलकर एक संधि कर रहे हैं। अब संधि में देखिए 3 लोग हैं, तो तीनों का फायदा होना चाहिए ना। अब देखिए कि ब्रिटिशर्स का फायदा किस चीज में रहेगा, कि जो शाह शुजा है इन ब्रिटिशर से पूछे बिना कोई भी फॉरेन अफेयर ना करे, यानी कि बाहर की किसी भी कंट्री के साथ ना कोई रिलेशन ना बनाए जब तक कि ब्रिटिशर्स उसमें हाँ ही नहीं करते। अब अगर ऐसे ये भी जाके रशिया से संधि बनाने लग जाएगा तो फिर कैसी बात बनेगी, फिर तो इसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। बेसिकली ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि शाह शुजा एक बन जाए पप्पी, पौ पौ है वो वाला नहीं, है ना, कि इसको देख के यूं यूं करता रहे, है ना, 2 मिलाता रहे, वही वाला। वैसे हाँ वही वाला ठीक है। तो बेसिकली इसको पपेट बनाना चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर बोले ये वही करे। और अफगानियों को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भैया ये देखो हम तो तुम्हारा असली राजा लेके आए हैं, यही है तुम्हारा राजा, लेकिन पीछे से राज कौन करेगा, ब्रिटिशर करेंगे। तो कहानी आपको समझ में आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब रंजीत सिंह का फायदा क्या है, रंजीत सिंह का फायदा ये है कि भैया यहां पे बहती है देखिए इंडस रिवर एक। तो ये बोलते हैं कि आप इंडस रिवर के राइट बैंक की तरफ अगर जाएं तो वहां पे इनके पूरे का पूरा जितना भी राज है वो महाराजा रंजीत सिंह का, उसको आप मान लेंगे। यहाँ पे कभी भी अफगानी जो है यहाँ से इस तरफ आने की कोशिश नहीं करेंगे कि भैया ये हमारा राज है। देखो यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, इनको कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है, ये ऑलरेडी पेशावर तक जीत चुके हैं। तो ये जो कहानी है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऑलरेडी ये जीते हुए हैं ये सारी की सारी एरिया को, लेकिन सिर्फ एक नाम के हो रहा है कि हाँ ठीक है ना, कि ऐसा इनका फायदा भी। रीजन बीइंग इनको अगर नहीं इन्वॉल्व करते हैं ब्रिटिशर तो क्या होगा आप समझना। यहाँ पे अगर इनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो ब्रिटिशर अगर यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये पता लगे कि जैसे ही यहाँ पे इनकी लड़ाई खत्म हुई इधर महाराजा रंजीत सिंह पहुंच गए, इनको उखाड़ा और खुद काबुल पे बैठ गए। तो ये भी तो एक सिचुएशन अराइज हो सकती है ना, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रीटी का पार्ट है ये 1809 की, कि अफगानिस्तान को तो फतेह कर सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते, ऊपर तो जा सकते हैं। तो ब्रिटिशर वहां भी परेशान है, टेंशन में है, एशिया की सबसे बड़ी आर्मी लेके बैठे हैं यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह। तो इसलिए इनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, उनको पता है। नहीं तो फिर क्या है कि ये जो है ये पूरे का पूरा प्रोसेस हो नहीं पाएगा, इसलिए इनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और शाह शुजा का फायदा क्या है, शाह शुजा राजा बनेगा यहाँ पे जाके, सीधा सीधा तो उसका फायदा है ही है। तो कुल मिला के ये सबके अपने अपने फायदे हैं यहाँ पे। और साथ में एक और डील है कि शाह शुजा जो है यहाँ पे ये जो सिंध का एरिया है इसको कभी भी अफगानिस्तान का पार्ट नहीं बनाएगा, ना ही इसको क्लेम करेगा, इसके ऊपर क्लेम छोड़ देगा। तो ये कुछ सभी के अपने अपने फायदे हैं जिनको इस्तेमाल करके ये शाह शुजा को आगे रख के बेसिकली पूरा का पूरा राजपाट चलाना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज की ये रिक्वेस्ट करते हैं, ऑकलैंड बोलते हैं महाराजा रंजीत सिंह को कि भैया ऐसा है कि आप हमें क्या कीजिए, यहाँ पेशावर से ना इस तरफ काबुल की तरफ जाने दीजिए, यहाँ काबुल है ना, तो काबुल की तरफ हमला करने दीजिए। लेकिन ये साहब बोलते हैं ना, ये नहीं हम करने देंगे, हमारी टेरिटरी से कुछ ना होगा मुन्ना, है ना, ऑकुलेंट तुम्हें जो करना है तुम सिंध वाली तरफ से चले जाओ, लेकिन हमारी टेरिटरी से नहीं जाओगे और ना ही हम अलाउ करेंगे। अब देखिए कमाल की चीज, इसके बेचारे के रोंगटे खड़े हो गए, 4 बाल थे वो भी यूं खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है भाई, मना कर रहे हैं, है ना। और ये क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई अगर ये लोग कहीं घुस गए ना, वहां चौकियां बनाएंगे, वहां फिर बाद में लोगों को परेशान करेंगे, तो वो हमारे लिए ही सही नहीं है, उल्टा रिलेशन खराब होंगे। इसलिए इन लोगों को एंटर करने ही नहीं देना है अपने एरिया में। इनको बोलो बाहर के बाहर जो तुम्हें करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस ऐसा करना है ना। तो यहां पे देखिए अगेन सिचुएशन क्या हो रही है फिर से, कि अब यहां पे ये साहब किसको कन्विंस करेंगे, ये इधर सिंध वालों को कन्विंस करेंगे। अब देखो इस तरफ से अगर जाते तो कैसा रहता, पेशावर है, पेशावर से तुरंत जाते काबुल में, दे दनादन हमला होता और सब काम तुरंत तुरंत खत्म होके और निपटता होता। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं अफगानिस्तान में, फिर तो खेल ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ पे कौन सा पास पड़ता है, ये बनता है खैबर पास, ठीक है, इसको बोलते हैं खैबर पास। बहुत मुश्किल है, जितने भी इन्वेजन होते हैं हमेशा हिस्ट्री में हमने देखा तो वो खैबर पास से ही होते हैं। यही सबसे इजी पैसेज है यहाँ भारत की तरफ एंटर करने का, है ना। तो इसको ऑलरेडी
ये रोके हुए हैं कि यहां से तो किसी को ना मैं घुसने दूंगा या निकलने दूंगा। लेकिन दूसरा एक पास बनता है, वो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है इस तरफ कांधार वाला जो पास है ना, सिंध की तरफ से जाएंगे तो ये इसको बोलते हैं बोलन पास, फिर आगे क्वेटा आएगा, क्वेटा से आगे फिर कांधार आ जाएगा, है ना। तो ये जो है ये बोलन पास है और ये बहुत टफ पास है ना। तो यहाँ पे जो है बेसिकली फोर्स किया जा रहा है इन लोगों को कि भैया आप लोग यहाँ से मत जाइए, आप लोग जाइए अपने बोलन पास से। अब यहाँ देखिए कि सिचुएशन कैसी अराइज हो रही है, थोड़ी सी आप देखिएगा सिचुएशन को, कि ये है आपका सिंध और सिंध को कन्विंस कर लिया जाता है। सिंध के जो अमीर्स हैं उनके पास ब्रिटिशर अपना संदेश भेजते हैं कि आपको ऐसा करेंगे, सालाना 15,000 रुपए देंगे, आप प्लीज़ यहाँ से जाने दीजिए, है ना। ऐसे ऐसे करके उनको लल्लू पप्पू बना के तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से इनकी एंट्री करा देते हैं शाह शुजा की। और बाद में इन्हीं अमीर्स के साथ इनके झगड़े भी होते हैं, वही जिस चीज़ से महाराजा रंजीत सिंह डर रहे थे। और उल्टा क्या होता है कि ये अमीर्स फिर इनको अपना सिंध गंवाना ही पड़ता है, इनके बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी क्रिएट हो जाती है ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर अंदर जाके फिर क्या हरकतें करते हैं आपको पता है ना, बहुत परेशान करते हैं लोगों को। तो इसलिए वो चाह ही नहीं रहते कि बेसिकली ब्रिटिशर यहाँ घुसे, जो महाराजा रंजीत सिंह, लेकिन सिंध वालों ने घुसा के गलती कर ली, सिंपल सी बात ये है। और अब आप देखेंगे कि अल्टीमेटली होना क्या है, होना ये है कि यहाँ से शाह शुजा जो है और बाकी की ब्रिटिश आर्मी है यहाँ से एंटर करेंगे सिंध से, और फिर बोलन पास आएगा। बोलन पास में जो इनकी दुर्गति होगी, जो इनको मतलब बहुत परेशानी का फेस करना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं क्वेटा में पहुंचेंगे और फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। तो बेसिकली इनका जो है दुर्गति होने वाली है, बहुत बुरे इनके हालात आगे होने वाले हैं। और शाह शुजा के अंदर क्या क्या कमियां हैं हम वो भी अभी देखने वाले हैं कि शाह शुजा ऐसा क्या चीज़ें कर रहे हैं कि भैया ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये राजा बनने के काबिल भी है ये व्यक्ति के नहीं है। और ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, इस पॉलिसी को क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी। अब पेपर में सीधा सीधा आता है कि भैया फॉरवर्ड पॉलिसी को किसने अपनाया, तो आपको बोलना है लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनाया था। और हम देखेंगे भी कि जब इतने सारे लोग, लगभग 50,000 की आर्मी यहाँ पे जा रही है ना, लोग जा रहे हैं, लेकिन वापस केवल एक आदमी आएगा, तो उस वजह से क्या होगा कि इस आदमी को अपनी राजगद्दी जो हिंदुस्तान में ये बना के बैठा है वहाँ से हाथ धोना पड़ेगा, और फिर जाकर जो है आगे दूसरे गवर्नर जनरल आएंगे, फिर सारी की सारी कहानी बदलेगी। अच्छा, एक इसके अंदर और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही है ना, यहाँ पे एक आपको दिमाग में रखना है कि ये हिंदुस्तान के अंदर से ही क्यों ऑपरेट हो रही है सारी की सारी चीजें। तो मैं आपको ये कहानी बता दूं कि आप ये देखिए कि जो हिंदुस्तान है ना, असली बात अफगानिस्तान की कभी थी ही नहीं। आप समझो कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान को बचाने का गेम चल रहा है यहाँ पे ब्रिटिशर्स का। रीजन बीइंग, आप देखोगे हिंदुस्तान के अंदर से, केवल इंडिया के, भारत के अंदर से ना इन लोगों को इतना ज्यादा व्यापार मिल रहा है, यहाँ पे इतना ज्यादा एग्रीकल्चर, फिर वो रॉ मटेरियल ये वापस भेज देते हैं, फिर वो वापस यहाँ पे आता है ना। ये इतना ज़्यादा व्यापार है ना तगड़े वाले यहाँ पे कि फाइनल गुड यहाँ पे बेच रहे हैं ना, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या है कि खेती का जो है फायदा वो हो रहा है। और उससे आगे अगर देखा जाए, वर्ल्ड वॉर जो लड़ रहे हैं, तो सेना कहाँ से आ रही है, देखिए 10 लाख सोल्जर जो है पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए जो जा रहे हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, वो कहाँ से जा रहे हैं, भारत से जा रहे हैं। आप देखिए कि कनेक्टिविटी सारी इन्होंने भारत से क्रिएट कर रखी है ना, लेबर इनको भारत से मिल रही, हर चीज इनको सोने की खान बना हुआ है इनके लिए भारत, हर तरीके से ये एक्सप्लोइट कर रहे हैं भारत के रिसोर्सेज को। आप देखिए ट्रेन इन्होंने इतनी बना रखी थी, किस लिए बना रखी थी कि कहीं भी कोई प्रोटेस्ट हो, कोई रिबेलियन हो, तो तुरंत आर्मी को वहां पे भेजा जाए। तो ट्रेन की जो लाइनें, सबसे बड़ा कारण तो ये था बनाने का। साथ में टेलीग्राफ के पोल लगाए जाते थे, है ना, कि इंफॉर्मेशन तुरंत से भेजते, है ना। तो यही कारण हुआ कि जो सन 57 की लड़ाई है वहां पे क्यों हारते हैं सब लोग, यही कारण है कि एक जगह से दूसरी जगह आर्मी को तुरंत भेजा जा सक रहा है ना, टेलीग्राफ की मदद से इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, तो उस वजह से वो हार रहे हैं सारे का सारा 57 का बैटल जो हो रहा है। तो यहां भी हम देखेंगे कि अल्टीमेटली ये जाएंगे तो सही, लेकिन आएगा कोई नहीं, तो यहां भी ये हारेंगे ही हारेंगे। तो उसी चीज को हम अब डिटेल में कवर करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि 1839 के अंदर क्या हो रहा है, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो रही है, यानी कि अब महाराजा रंजीत सिंह पिक्चर में नहीं रहेंगे इससे आगे, ये केवल यहीं तक है। 1838 से सारी कहानी शुरू हुई, ट्रीटी हुई, 1839 में ये सब एंटर करेंगे, है ना, और वहां पे पूरा का पूरा फतेह करेंगे जैसे तैसे करके, और फिर आगे इनके साथ वहां पर रुकने के बाद क्या होगा वो असली गेम है। एक बार तो जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद इनको क्या दुर्गति होगी, वही तो सारी की सारी कहानी है। तो ये सब 1839 में हो रहा है, और 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ भी हो रही है। ठीक है जी। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि भाई बहुत मेहनत लगती है ये सारी की सारी वीडियोस को बनाने में, तो इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो कहानियां हैं, ये पूरी की पूरी स्टोरीज है ना, ये मैं एक अच्छे कंटेंट में बना के, कितनी मेहनत लग रही है आप खुद देख सकते हैं।
आपके सामने पेश कर रहा हूं और एक ही बार में आपको चीजें याद हो रही हैं। अगर आपको सच में लग रहा है ना कि मेरे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा मैं दम लगा के हर चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, तभी यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेगा। ये हमारा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है, अपने चैनल के ये सब कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे पूरे का पूरा मैदान फतेह करने के लिए, अफगानिस्तान को फतेह करने के लिए अंग्रेज अफसर और साथ में शाह शुजा कहां से घुस रहे हैं? ये लोग घुस रहे हैं बेसिकली सिंध के रास्ते से। अब ये जो सफर होने वाला है ना, आप देखिए कि अगर तो यहां से चले जाते तो तुरंत पहुंच जाते, काबुल का सामने ही गेट था और जाके उसको फतेह कर लेते। लेकिन यहां पे देखिए ये तो पूरा रास्ते में हर चीज को फतेह करते हुए आखिरी में काबुल को फतेह करना है। और यहां जो रास्ता है ना, बहुत बहुत मुश्किल है इनके लिए, और ये क्या होने वाला है इनके साथ इनको भी नहीं पता है। लेकिन यहां पे देखिए कि ये लोग जब जा रहे हैं ना, तो इस तरह से जा रहे हैं कि भैया पिकनिक के ऊपर जाना है ना। ये समझिए कि जितने भी ब्रिटानिया बोल देता हूं है ना, ब्रिटिश को, ये जितने भी ब्रिटानिया है ना बिस्किट के पैकेट, और साथ में ये शाह शुजा, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये टोटल 15,000 के आसपास की सेना लेके जा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए कि 15,000 के अलावा टोटल देखिए कि 53,000 लोग थे। तो उसके अलावा जितने भी लोग बच गए ना, वो जो 35 या 40,000 के आसपास लोग जो है, वो केवल और केवल क्या थे, इनके साथ इनके नौकर थे। यानी कि कहने का मतलब है जो सर्वेंट्स ही थे ना, सर्वेंट्स ही कितने लेके जा रहे हैं, 35 से 40 हजार तो सर्वेंट लेके जा रहे हैं साथ में भाई मेरे, पिकनिक पे जा रहे हैं ये लोग। और सोल्जर कितने थे? हंसी की बात यही है, इससे ज्यादा और क्या हंसी की बात होगी, केवल 15,000 या उससे भी थोड़े से कम ही होंगे सोल्जर। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर आप ऊंटों की गिनती गिनेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि इनको जाना था भैया यहाँ पे सिंध के रास्ते से। और ये बता दूं आपको कि सिंध का रास्ता जो है ये एक रेतीला रास्ता है, रेगिस्तान वाला रास्ता है। तो ये ऊंटों की गिनती अगर बोले तो कैमल्स जो इसके साथ जा रहे थे, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी समझ आएगी इसकी पूरी की पूरी सेंसिटिविटी। 30,000 तो ऊंट लेके जा रहे थे, जिनके ऊपर सारे का सारा खाना वगैरह लदा हुआ था। अब आपको हंसी इस बात की आनी चाहिए कि यहाँ पे इन ऊंटों में अगर देखा जाए तो 300 ऊंट तो केवल ऐसे थे जिनके ऊपर ब्रांडी जा रही थी भैया, ब्रांडी की बोतल्स जा रही थी, दारू की बोतल्स है ना। तो आप देखो कि कितनी हंसी की बात है, मतलब ये रेगिस्तान के एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में 300 ऊंटों पे तो केवल और केवल ब्रांडी बोतल। कमाल की चीज है, मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, पिकनिक पे जा रहे थे। अब देखो कि यहां पे सिंध के रास्ते से एंटर तो हो लिए, लेकिन ये जो रास्ता था ना, यहां देखिए क्वेटा से पहुंचने से पहले, और ये सिंध का रास्ता जो है, यहां पे ये जो है बहुत ही रेतीला रास्ता था। तो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल था यहाँ आगे बढ़ना। लेकिन अब यहाँ पे एक डील होती है कि शाह शुजा जो है, शाह शुजा ने ऑलरेडी अपनी एक 6,000 सैनिकों की टोली बनाई होती है सारी की सारी। तो ये समझना, तो जो 6,000 सैनिक है यहाँ पे, अब शाह शुजा को तो भेज दिया जाता है कि भैया तुम तो जाओ वो 6,000 सैनिकों के पास और उनको इकट्ठा करो, और तुम यहाँ पे क्वेटा के इस तरफ रास्ते में पहुंचो है ना, और इधर से हम पहुंचते हैं ना। और एक्चुअली में क्वेटा भी नहीं पहुंचना था, एक जगह है शिकारपुर टाइप की जगह है ना, तो वहां पे अब ये समझिए कि यहाँ से जैसे ये शाह शुजा चला गया और यहाँ कहीं वापस से उसको इस तरफ उन फौज को लेके यहाँ पे वापस से आना है। और ये एक मतलब कि आप समझिए कि यहाँ से फिर ये इकट्ठे चल के क्वेटा पहुंचे, कुछ ऐसा रास्ता मान लीजिए आप, है ना। अब हुआ क्या, आप देखिए कि कमाल की चीज़ है कि अच्छा एक और चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि शाह शुजा के पास कहाँ से सैनिक आ रहे हैं। तो मैं पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आप देखिए कि यहाँ का जो अफगानिस्तान का स्ट्रक्चर होता था ना, इसमें सबसे मेन हायरार्की में टॉप पे राजा जो रहता था उसको बोलते थे अमीर, और अमीर के नीचे जो होते थे अफगान ट्राइबल चीफ होते थे। अब ये जो ट्राइबल चीफ क्या है कि जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना, ट्राइबल लोग होते हैं, कबीले के लोग होते हैं, कबीले के बहुत सारे सरदार होते थे है ना। अब अफगानिस्तान भरा हुआ कबीलों से, तो बहुत सारे ऐसे कबीले हैं और उनके जो है जैसे बलोच कबीले हो गए, पठान कबीले हो गए है ना, तो उनके जो सरदार हैं उनके नीचे फिर वो जितना भी उनका पूरा कबीला होता था उसमें हट्टे कट्टे जो सैनिक होते थे है ना, उन लोगों को वो अपनी फौज में भर के रखते थे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता था। तो अमीर को जब भी जरूरत है तो वो किससे बात करेगा, अफगान के ट्राइबल चीफ से बात करेगा, और वो कहां से लेके आएंगे, अपने ही ग्रुप से बहुत सारे लोग को यहां पे इसको दे देंगे, तब जाके इसका काम चलेगा। तो ये इस तरह का कुछ खेल रहता था। अब यहां पे ये शाह शुजा जो है, ऑलरेडी मैंने बता रखा आपको कि जो अहमद शाह दुर्रानी है यानी अब्दाली है, उसी का तो पोता है। तो यहां पे इसकी अच्छी बनती है इन कबीलों के साथ। तो ये समझिए कि ये जो कबीले के लोग हैं, 6,000 लोग हैं, ये इसको मतलब फेवर देते हैं एक तरह से। तो इनको लेकर इसने यहां पे वापस से पहुंचना है, शिकारपुर के एरिया में पहुंचना है, और इधर से जो है ब्रिटिशर्स पहुंचेंगे। अब देखो कि ये आदमी कितना बेवकूफ आदमी है, यहीं से इसकी नॉनसेंस का पता लगता है कि ये जाते जाते रास्ता ही भटक गए भाई साहब, है ना, पता ही नहीं कि जा कहाँ रहे हैं, पहुंचना कहीं और था और पहुंच गए लड़काना, तो मतलब कहीं और ही पहुंच गए। तो वो ऐसा हाल चल रहा है। और वहां पे जहां पहुंचे, वहां पे जो इनके साथ इनकी एक सेना थी, उन्होंने खूब लूटपाट मचाई, तो वहां से जो इनकी इमेज है एकदम से दागदार हो गई। और एक्चुअली में ये ब्रिटिशर्स को क्या बोल के रखते थे, क्यों
ये बोल के रखते थे कि भैया मेरे तो, मैं अब्दाली का पोता हूं, तो ये जितना भी पूरा का पूरा अफगानिस्तान है ये सब मेरे कहे में है, हर कोई मुझे एडमायर करता है ना। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा राजा नहीं रहा है कभी भी। ये पहले भी राजा रह चुके हैं, है ना, 4-5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद इनको भागना पड़ा। और क्योंकि जो अफगानिस्तान की गद्दी पे बैठते हैं इतना आसान नहीं रहता ना, है ना। और भाग के ये कहाँ पहुंचे थे, पंजाब में पहुंचे थे। फिर एक्चुअली पंजाब में भी नहीं, ये कश्मीर में पहुंचे थे सबसे पहले, है ना। और फिर कश्मीर में इनको कैद कर लिया गया, तो पंजाब वाले इनको छुड़वा रहे हैं। फिर वापस से ये लुधियाना में जा रहे हैं, वहां अंग्रेजों के पास जा रहे हैं। तो इनका पूरा का पूरा ये जो है भगोड़े टाइप है ना, तो घूमे जा रहे हैं हर जगह पे। तो इन, और ऊपर से यही आदमी जो है महाराजा रंजीत सिंह की हेल्प कर रहा है ना पेशावर को जीतने में। तो यहाँ के जो बेसिकली जितने भी लोग हैं अफगानिस्तान के, वो इसको डिसलाइक करते हैं, कोई बहुत ज्यादा एडमायर नहीं करते। लेकिन हाँ, अंग्रेजों को ये वाली बात नहीं पता है, ये समझिए। इसीलिए अंग्रेज इसको जो है काफी समय से, एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, तो अंग्रेज इसको क्या है काफी समय से पेंशन पे रखे हुए थे, ताकि किसी ना किसी दिन तो ये खोटा सिक्का काम आएगा। तो वो वही वाली कहानी यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे देखिए कि भाई साहब भटक गए और वहां भी अलग ही टाइप की अलग अलग ही चीजें कर रहे हैं ना, लूटपाट मचा रहे हैं। तो वहां से भी इनकी इमेज खराब हो रही है। तो पहली इमेज खराब थी, अब और डबल हो गई इमेज खराब। अब यहाँ पे ये आते हैं, मिलते हैं, है ना, ब्रिटिशर्स से, और फिर सब लोग एक साथ मिलके आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए कहानी कैसी है, आपको हंसी ना आए तो आप देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये आगे जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये वाला ना, क्वेटा से पहुंचने से पहले का, इतना ज़्यादा रेतीली है कि भैया झक्खड़ आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, इनके हल्क तक जो है पूरी की पूरी रेत भर रही है। तो ऐसे तो हाल चल रहे हैं सैनिकों के, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में मारे जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए कि इस ज्योग्राफी के हिसाब से, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी के हिसाब से, ब्रिटिशर्स जो है ये बिल्कुल भी अपना खाना और पानी नहीं लेके आए हैं। ये ब्रांडी की बोतल्स लेके आ रखे हैं भाई साहब। इनको इतना 300 ऊँट पे अगर ये पानी लेके आते तो इनको ज्यादा समस्या नहीं होती। ये भाई साहब अलग ही लेवल। और ब्रांडी देखिए कि वो हॉट होती है ना, वो तो डिहाइड्रेट करेगी बॉडी को। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ तो सैनिक ऐसे थे, है ना, कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रांडी से अपनी प्यास बुझा रहे, पानी नहीं मिल रहा तो। और उसके बाद देखिए ब्रांडी का क्या असर होता है कि वो तो डिहाइड्रेट करती है, गर्मी के अंदर वो पी रहे हैं, तो और पानी जो उनका बाहर जा रहा है, और वहीं पे वो मर गए, उनकी लाशें बिछ गई। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मर गए रास्ते में। और बची खुची कसर किसने निकाल दी, बलोच जो कबीले होते थे, बलोच कबीले जहाँ पे आके इनको लूटपाट करते थे और इनसे खींच के सब कुछ ले जाते थे, है ना। जैसे ही ये आगे बढ़ते थे, 1-1 किलोमीटर पे वो आते थे और इनसे खींच तान करके जो जो चीजें लेके जा सकते थे ले जाते थे। तो इनका जो है ब्रिटिशर्स का बहुत बुरा हाल किया गया यहाँ पे, है ना। आसपास के कबीलों ने ही बहुत बुरा हाल किया इनको। तो अच्छा इनकी पिकनिक बनाई पहले तो। अब देखिए कि जब तक ये क्वेटा पहुंचते हैं, क्वेटा पे क्या है कि ऑलरेडी इनकी डील हो रखी है ना, शाह शुजा और ब्रिटिशर्स की क्वेटा के सरदारों से हो रखी है। और वहां पे जाएंगे तो वहां इनको थोड़ी सी चैन की सांस मिलती है कि भैया चलो हाँ अब थोड़ा सा शांति मिली है। नहीं तो आप देखिए कि ये पूरे रास्ते में ना, केवल इस रास्ते के अंदर ये क्या कर चुके हैं, 30,000 ऊँट लेके आए थे भाई साहब, 20,000 तो गवा दिए। और यहीं पे ही रास्ते में इनके पास खाना नहीं था, तो वो जो गवाए हैं ऊँट, कैसे गवाए हैं कि जो ऊँट ज्यादा, एक तरह से ऊँट ही खुद परेशान हो गया, कई ऊँट मर गए, है ना। या ऐसा भी था कि कई घोड़े जो थे उनको भी गोलियों से मार मार के ब्रिटिशर्स अपना खाना बना रहे हैं, ऊँटों को खाना बना रहे हैं, है ना। रीजन बीइंग कि कुछ बचा ही नहीं खाने को, ऐसे हालात हो गए थे वहां रेगिस्तान के अंदर, पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो वही जो जानवर थे उन्हीं को मार मार के ही खा रहे हैं। और केवल 10,000 ऊंट बचे हैं। यहां से आप समझ सकते हैं कि इनका कितनी दुर्गति हुई है ना। तो फिर जाकर ये क्वेटा में पहुंचते हैं, वहां पे कई महीनों तक आराम करते हैं, अच्छा खासा रेनोवेशन हो रहा है इनका, है ना, सब कुछ हो रहा है, रेजुविनेशन हो रहा है। फिर मार्च 1839 के अंदर ये जब ये सब अच्छा खासा थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर लेते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ने की सोचते हैं महीना भर के बाद कि भैया अब हम कांधार की तरफ जाएंगे। यहां से कांधार की तरफ जाते हैं, है ना। लेकिन आपको बताऊं कि कांधार पहुंचना है तो यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे कबीले हैं। अब उनसे अगर बचना है तो क्या होगा, शाह शुजा की हेल्प लेते हैं कि भैया यहाँ पे कबीलों से बात की जाए। तो कबीले के सरदारों से बात की जाती है और वहाँ पे उनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं कि भैया हमारे को सेफ पैसेज जाने दिया जाए कांधार में और बीच में रोका ना जाए। अब ऐसे जब यहाँ के जो चीफ हैं उनको पता लगता है कांधारी वाले चीफ को कि भैया यहाँ पे रास्ते के जो सरदार हैं वो कबीलों वाले वो तो सारे बिक रहे हैं, तो वो खुद यहाँ से दौड़ जाते हैं। अब यहाँ पे जाके देखिए ब्रिटिशर्स जब कांधार पहुँचते हैं तो उनको एकदम पैसेज क्लीन मिलता है, कोई भी उनको रोकने के लिए यहाँ पे नहीं है, रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस। तो कांधार में पहुंच जाते हैं। अब वहां पे देखिए कि पूरे का पूरा आप देखो कि लोग जो है इनके लिए दरवाजे खोल देते हैं, है ना। उनका पुराना राजा आया है एक तरह से, और लाल लाल टोपी पहने, लाल लाल कपड़े पहने, है ना, अजीबोगरीब से वियर्ड से आप कहें कि सैनिक आए हैं साथ में। तो उनको लगता है कि भैया हमारा राजा एक नई सेना लेके आया है। तो कार्टून नेटवर्क का शो चल रहा था वहां पे, तो लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, है ना, उनको खाने पीने के सामान दे रहे हैं कि हमारा राजा है। बहुत समय बाद लोगों को अच्छा लग रहा था ये सब देख के।
लेकिन उनको नहीं पता था ना कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अब देखिए कि 2 हफ्ते के बाद क्या होता है कि यहाँ पे राजा तो बन गया है शाह शुजा, अब उसकी जो वो होता है ना एक पार्टी दी जाती, दावत दी जाती, तो वहां पे कोई लोग ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हर कोई हैरान है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन बीइंग कि वो सभी लोगों को एक न्यूज फैल जाती है कि भैया ये जो शाह शुजा है, पुराना राजा है, ये ब्रिटिशर्स को लेके आया अपने साथ हमें गुलाम बनाने के लिए, है ना। पहले इन लोगों ने हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया, अब यहाँ अफगानियों को बनाएंगे। तो इसलिए एकदम से शाह शुजा की सपोर्ट, पहले ही इमेज अच्छी नहीं थी और अब फिर से क्या हुआ, सपोर्ट सिस्टम तुरंत से खत्म हो गया, लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं वहां पे, और ये सब हैरान है। अब इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो अब सोचते हैं कि चलो भैया अप्रैल का महीना तो यहाँ पे बिता लिया, अब जुलाई के अंदर सोचते हैं कि भैया चलो गजनी को फतेह किया जाए, क्योंकि आगे भी बढ़ना है, मेन तो काबुल पे पहुंचना है ना। और वहां पे कौन बैठे हैं, दोस्त मोहम्मद साहब बैठे हैं, इनको हराना है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए कि गजनी की जो है मोटी मोटी दीवारें है ना, खतरनाक लेवल की। अब यहाँ इन दीवारों को तोड़ना अपने आप में चैलेंज था, और 6000 अफगान यहाँ पे इसकी सुरक्षा कर रहे थे गजनी के किले की। अब यहाँ पे देखिए कि कंधार से जब आगे बढ़ते हैं गजनी की तरफ, तो जो इनकी 4 तोपें होती है ब्रिटिशर्स की, जो किसी भी किले को भेज सकती हैं, खतरनाक वाली तोपें, वो कंधार ही छोड़ जाते हैं। बोलते इन ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं भाई, अलग लेवल में जीत मिलती जा रही है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में चलते चलते आगे पहुंचते हैं, तो बोलते हैं कि भैया बड़ी तोपों की तो कोई जरूरत नहीं, छोटी छोटी तोपें ले जाते हैं। अब तोड़ रहे हैं किले की दीवारों को, वो टूट ही नहीं रही है ना, ना इनसे कोई मर रहा है, बहुत मुश्किल से अपने ही सैनिकों की जान गंवा रहे हैं, क्योंकि ऊपर बैठे जो अफगान है वो अपनी पोजीशन लिए हुए और ठा करके इनको भून रहे हैं इनके सैनिकों को। अब यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा होता, तो ऐसे में एक सिचुएशन अराइज होती है, इनको अंग्रेजों को यहाँ पे गजनी के अंदर क्या मिल जाता है, एक सुइया मिल जाता है, या फिर कहें कि जो दोस्त मोहम्मद है इसी का ही एक नेफ्यू है वो मिल जाता है, और वो इससे खफा रहता है। तो वो इनकी हेल्प करता है कि, और बोलता है कि भैया अगर आपको यहाँ पे गजनी का किला फतेह करना है तो एक ही दरवाजा कोई ऐसा है जहां पे आप आक्रमण करेंगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी तोप मार लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है ना, किसी भी दरवाजे पे मार लीजिए। अब एक अमूमन देखते हैं तो एक किले के बहुत सारे दरवाजे होते हैं, तो यहां पे देखिए कि एक्चुअली में इन लोगों ने क्या कर रखा था, अफगानियों ने, जैसे किले का दरवाजा होता है उसके पीछे भी बहुत तगड़े तगड़े है ना, लकड़ी के गार्डर, लोहे के गार्डर, पता नहीं क्या क्या भारी भरकम सामान लगा रखा था कि अगर बाई चांस किले का दरवाजा टूट भी जाए तो जो ब्रिटिशर है डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, उनको तब भी बहुत मशक्कत करके वो सामान हटाना पड़ेगा, और जैसे ही वो करेंगे तो या तो तलवारों से कटेंगे या फिर गोलियों से भुने जाएंगे, है ना। तो वो एक बहुत मुश्किल था। लेकिन वहां पे एक दरवाजा ऐसा था जो काबुल की तरफ वाला था, यानी कि जो इस तरफ वाला दरवाजा था ना, काबुल की तरफ वाला, उसको इन लोगों ने बिल्कुल भी बहुत ज्यादा सेफ गार्ड नहीं किया था। रीजन बीइंग कि अगर काबुल से हेल्प आती है तो तुरंत उसका दरवाजा खोल के सबको अंदर डाल के और दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। तो वो जो था वो वीक पॉइंट था, लेकिन इस इंटरनल इंफॉर्मेशन का अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन वहां पे अगेन क्या है, अफगानियों के ही एक भेदी ने लंका ढा दी, वही वाली कहानी है, तो उसने बता दिया, और फिर जो ब्रिटिशर्स ने उसी दरवाजे पे जाके वहां पे रातों रात क्या किया, बारूद लगाया और पूरा का पूरा दरवाजा उड़ा दिया, है ना। और उनको पता भी नहीं लग रहा है अंदर वालों को, क्योंकि रातों रात ये सारा का सारा काम हो रहा है। और ऐसे जाके फिर ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर इस किले के अंदर घुस जाते हैं और गजनी हो जाता है फतेह। अब जैसे ही ये गजनी फतेह होता है, यही एक ऐसा किला था जो काबुल को बचाए हुए था, और जो दोस्त मोहम्मद है उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे उम्मीद थी कि भैया ये गजनी का जो किला है ये 4 दीवारी है, स्ट्रॉन्ग 4 दीवारी है, इसको भेजना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको भेज दिया जाता है। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब यहाँ काबुल में बैठे हुए, ये अंग्रेजों के पास एक डील भेजते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं शाह शुजा को राजा बनने के लिए बनाने के लिए तैयार हूं, है ना, शाह शुजा राजा बन जाए, लेकिन उसका वजीर मेरे को बना दिया जाए। लेकिन ये जो शर्त होती है ये अंग्रेज बिल्कुल भी कबूल नहीं करते, और मैं बता रहा हूं कि आपको हो सकता है कि शाह शुजा भी इसको कबूल ना करता। आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा, क्योंकि आप देखिए अफगानिस्तान की हिस्ट्री को देखिए ना, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, यहाँ पे जो भी राजा बनता है हफ्ते भर में उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो ये इसकी क्या गारंटी है कि अगर शाह शुजा राजा बन जाता तो उसको वापस से कत्ल करके फिर से दोस्त मोहम्मद बन जाए, है ना। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और ऊपर से वैसे भी आप देखिए कि अभी जो बोल वाला है यहाँ पे अच्छी इमेज है, अच्छा खासा जो कंट्रोल है वो दोस्त मोहम्मद का है, चाहे सेना हो चाहे कबीले हो, हर चीज पे दोस्त मोहम्मद कंट्रोल करके बैठा है। तो अगर फिर से शाह शुजा को बना भी दिया जाए यहाँ पे राजा, तो भी असली में वो सिर्फ नाम का राजा है, उसकी चलेगी नहीं, चलाएगा फिर भी सारा कुछ दोस्त मोहम्मद ही। तो अंग्रेजों को क्या चाहिए यहाँ पे कि एक पपेट होना चाहिए है मेनली, कि जो उनकी बात माने। तो दोस्त मोहम्मद वैसे भी उनकी सुनने नहीं वाले हैं, तो अगेन फिर बात तो फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए जो दोस्त मोहम्मद का जो पैगाम होता है एक डील के लिए, वो वहां पे क्रॉस कर दिया जाता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दोस्त मोहम्मद को पता लग जाता है कि भैया यहाँ पे अब अंग्रेज काबुल की तरफ बढ़ेंगे और रास्ते में कोई रोकने वाला है नहीं है। तो दोस्त मोहम्मद यहाँ से फ्लड कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं। अब ये भाई साहब जो दौड़ जाते हैं
ये कहाँ पे दौड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये बुखारा वाली जगह पे है ना, ये जो दिख रही है ना एमिरेट्स ऑफ बुखारा, ये इस तरफ दौड़ जाते हैं और यहाँ पे इनका प्लान होता है कि बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करेंगे और फिर यहाँ पे हमला करेंगे। तो ये पूरा पूरा जो एक सिचुएशन अराइज होती है ना। अब यहाँ पे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे कौन आ गया है, शाह शुजा आ गया है, यानी कि अल्टीमेटली जो है यहाँ पे अब गद्दी पे कौन बैठा है, शाह शुजा बैठ चुका है गद्दी में। अब देखिए कि इसके बाद जो है, इसके बाद की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि यहीं पे एक बालासार का किला है और आप देखिए कि अंग्रेज़ों को अपनी जो पूरे का पूरा सामान, अपना सब चीज़ें जो रखनी चाहिए थी, अब क्योंकि अंग्रेज़ों को अभी रुकना है यहाँ पे है ना, तो वो बालासार के किले में रखना चाहिए था, हर चीज़ वहीं पे अरेंजमेंट करनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है कि शाह शुजा जो है अंग्रेज़ों को बोलता है कि भैया यहाँ पे अगर आप बालासार के किले में रुकेंगे तो यहाँ की जनता को लगेगा कि आप यहाँ अफगानिस्तान को हड़पने आए हैं, है ना, तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा इमेज नहीं जाएगी, तो आप ऐसा मत कीजिए, आप कहीं और जाइए यहीं आसपास के एरिया में, तो वो अच्छा रहेगा। अब आप देखिए कि अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर हैं वहाँ पे दो ऑफिसर मेन है ना, एक है विलियम मैकनॉटन, है ना, एक विलियम मैकनॉटन नाम का व्यक्ति है और एक एल्फिनस्टोन नाम का व्यक्ति है। ये दो व्यक्ति हैं। अब विलियम मैकनॉटन जो है ये केवल और केवल एक ब्यूरोक्रेट है, इसको कोई राज सत्ता चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी का, यानी कि पॉलिटिकल डिसीजंस तो ठीक है, लेकिन अब जहां पे मिलिट्री की बात आ रही है तो वहां तो ये वीक है। इस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं, क्या पता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी क्वालिफिकेशन इतनी है कि ये ऑकलैंड का दोस्त है। और वहीं पे जो दूसरा एल्फिनस्टोन है वो भैया वो कब्र में जाने को है, वो बिल्कुल बुढ़ा हो चुका है ना, कंधा उसका दर्द कर रहा है, हाय हाय ऐसे कर रहा है वो, और उसको इन लोगों ने भेज रखा है ना, इतना ओवर कॉन्फिडेंस ब्रिटिशर्स को है ना। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो इनकी दुर्गति होगी वो तो आगे ही हमें पता लगेगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों को, एक तो अपने ही दर्द में है तो वो वैसे भी अपना मिलिट्री एक्सपीरियंस यूज नहीं कर सकता, और दूसरा जो है वो ब्यूरोक्रेट है, वो बस अपना ब्यूरोक्रेसी वाला दिमाग चला रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि वो मान जाता है ना, जो मैकनॉटन है वो मान जाता है कि ठीक है भैया, मैकनॉटन एक ब्रिटिशर है, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ है ना, तो वो मान जाता है कि ठीक है हम बालासर के किले में यहाँ पे नहीं आएंगे। और ये क्या करते हैं, ये थोड़ी सी दूर जाकर अपना एक पूरा का पूरा जितना भी कैंटोनमेंट है बना लेते हैं। अब यहाँ जहाँ बनाते हैं यहाँ आसपास क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। अब ये देखिए इतना मूर्ख व्यक्ति हैं, और जितने भी बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने भी इन लोगों के बारे में और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बारे में लिखा है, सब लोग इस बात से अचंभित हैं कि ये कैसे लोग अंग्रेजों ने वहां पे भेजे थे कि जिनको इतनी भी सेंस नहीं थी कि भैया अपनी जो कैंटोनमेंट बनानी है, अपनी जो छावनी बनानी है, कहाँ बनानी है ना। तो इन्होंने छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में अपनी छावनी बना ली। अब सोच के देखिए कि ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कल को अगर इनके ऊपर हमला करना हो तो इन छोटी पहाड़ियों पे कोई भी छोटी छोटी आप देखिए कि बंदूकें वहां पे रख के या फिर छोटे छोटे आप कैनन्स रख के है ना, किसी भी तरीके से हमला कर सकते हैं और नीचे सब बुने जाएंगे। लेकिन अगेन दिमाग देखिए किन क्या है, अजीबोगरीब लोग भेज रखे हैं ब्रिटिशर्स ने। एक तो ये गलती हुई, दूसरा क्या इन्होंने किया, इन्होंने सारे का सारा असला बारूद यहाँ नहीं रखा, इन्होंने थोड़ी सी दूर यहाँ एक किले के अंदर अपना सारा का सारा असला बारूद रख दिया और यहाँ पे एक छोटी सी सेना लगा दी है ना ब्रिटिशर्स ने। अब देखिए माहौल कैसा है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, शाह शुजा राजा बन चुका है और आसपास के जो कबीले हैं उन लोगों को लगभग सालाना $6000 दिए जा रहे हैं कि भैया $6000 ये लो तुम रखो, है ना। तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कबीले के लोग जो हैं, कबीले के सरदार हैं जो, वो भी सबको संभाले हुए हैं, है ना। सब सिचुएशन कंट्रोल में चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इंजॉयमेंट चल रहा है अंदर, है ना, कि दारू चल रही है ना, नाच गाना चल रहा है। अब देखिए कि मैकनॉटन सभी ऑफिसर्स को ये भी बोल देते हैं कि चलो अपने बीवी बच्चों को भी बुला लो, तो बीवी बच्चे भी यहाँ पे आ गए हैं, है ना। एकदम ऐसा लग रहा है कि पिकनिक का माहौल चल रहा है, एकदम मजेदार चीजें चल रही हैं। ये कुछ वैसा ही आप देखिए कि जैसा वो जो हुआ था ना अपना थर्ड जो पानीपत का बैटल हुआ था, मराठा जैसे वहां पे पूरी की पूरी फैमिली लिया है, ऐसे ही यहाँ पे भाई साहब पूरी की पूरी फैमिलीज लेके आके बैठे हुए हैं। अब यहाँ जो है सबसे बड़ी गलतियां देखिए कि क्या है कि यहाँ फैमिलीज है ना, और यहाँ पे असला बारूद ही नहीं है। अगर इनके ऊपर हमला भी हो जाए तो ये उसकी चुनौती ही नहीं कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं इनके पास, बिल्कुल कम गिनती में सारा का सारा असला बारूद है। अब क्या होता है ऐसे में, जो यहाँ से ऑकलैंड साहब जो है एक संदेश भेजते हैं इनको कि भैया एक चिट्ठी आती है कि आप जो आपको इतने सारे पैसे दिए जा रहे थे अफगानिस्तान में पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए, उसमें हम कमी कर रहे हैं, है ना, आपका बजट रिड्यूस कर दिया गया। जैसे ही यहाँ पे बजट रिड्यूस होता है तो ये क्या करते हैं, ये सभी के जो मैकनॉटन है और एल्फिनस्टोन है, ये सभी के सभी कबीले के सरदारों को बुलाते हैं और उनको बिठाते हैं और उनको अच्छा खासा भाषण देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि भैया ऐसा है, ऊपर से हमारा जो बजट है रिड्यूस कर दिया गया है, तो आज से क्या है आपको भी $6000 की जगह हम $3000 दिया करेंगे सालाना। अब सभी के सभी सरदार जो है बैठ के सुन रहे हैं इनकी बकवास, उसके बाद उठते हैं और निकल लेते हैं बिना कुछ बोले, जाकर वापस अपने कबीलों में जाके डिसाइड करते हैं कि भैया ये तो बहुत दगाबाज लोग हैं अंग्रेज जो हैं, पहले 6000 बोलते थे अब 3000 बोल रहे हैं ना, तो ये तो गद्दार वाली बात हो गई। तो फिर यहाँ पे क्या सिचुएशन अराइज हो रही है
यहाँ पे सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है कि ये सब जो कबीले के लोग हैं बाकी के अपने अफगानियों को भड़का रहे हैं एक तरह से कि भैया ये अंग्रेज जो है दगाबाज है ना। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये अराइज हो रही है ना। और दूसरी सिचुएशन देखिए कि क्या अराइज हो रही है कि जो दोस्त मोहम्मद हैं, दोस्त मोहम्मद यहाँ पे एक 6,000 की सेना लेकर आते हैं, है ना, लड़ाई करने के लिए। लेकिन वो सेना, अब ये समझिए कि कबीले के ही लोग हैं 6,000 एक तरह से। तो फिर भी क्या हो रहा है कि अचानक से पता नहीं क्या होता है, ये भाई साहब आके शाह शुजा के वहाँ पे, है ना, अपने सारे हथियार डाल देते कि भैया मैं तो गिव अप कर रहा हूँ। और इसका किसी इतिहासकार ने कहीं पे जिक्र नहीं किया कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया और क्या इसके पीछे कारण रहे। अब आप देखिए कि जब सरेंडर हो गया तो इनको क्या किया जाता है, इनको भेज दिया जाता है भारत के अंदर और यहाँ ऑकलैंड के पास भेज दिया जाता है भैया कि आप जाओ वहाँ पे, और 2 साल के लिए यहाँ पे इनको कैद में रखा जाता है। ठीक है, अब इनकी जो कहानी है वापस से हम आगे चालू करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ये आदमी पिक्चर से निकल के ये यहाँ पे पहुंच चुका है। अब जो है यहाँ पे कौन है, इसी का एक बेटा है अकबर खान। वो जो है वो पूरा लीड लिए हुए है और वो सभी कबीलों को इकट्ठा कर रहा है। समझ गए इस चीज को। तो अब सब कबीलों को इकट्ठा किया जा रहा है। इस नाम पे भी किया जा रहा है कि दोस्त मोहम्मद सरेंडर हो गया है, और इस नाम पे भी किया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स जो है धोखा दिए जा रहे हैं, यहाँ पे हमें गुलाम बना रहे हैं। तो कुल मिला के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, अब जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और हमले से पहले यहाँ पे ये जो मैंने बताया था ना, ये जितना भी असला बारूद है ब्रिटिशर्स का इस किले के अंदर है, जाके पहले तो उस किले को कवर करते हैं। अब यहाँ से बेसिकली इनकी सप्लाई लाइन काट दी इन्होंने। सप्लाई लाइन कैसे काट दी कि हथियार आ ही नहीं सकते इनके पास। अब देखो कि इनका सामना करने के आसपास की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे उन्होंने तोपें लगा दी छोटी छोटी, और इनके ऊपर बरसा रहे हैं गोलियां और तोपें और गोले, है ना। तो यहाँ पे सब अफरा तफरी मची हुई है, एकदम से है, मातम का माहौल छा गया है। सब लोग सोच रहे हैं अंदर, है ना, कि भैया मैकनॉटन भी बैठे हुए हैं, एल्फिंस्टोन भी बैठे हुए हैं, है ना, और उसके हाथ में एल्फिंस्टोन के दर्द हो रहा है, जैसे एक दो गोला आता है वो बोलता है है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है ना, और समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, है ना। कोशिश चल रही है पूरे का पूरा, बारूद ये भी जो इनके पास असला बारूद है उससे ये लड़ रहे हैं। अब ये ऐसे जो है चलती रहती है, सिचुएशन चलती रहती है। ऐसे में देखिए कि अब इन लोगों को समझ में आता है कि ऐसे सिचुएशन तो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो देखिए कि गड़बड़ हो जाएगी। अब ये क्या बोलते हैं, अंदर से एक संदेश भेजते हैं अकबर के पास, अकबर खान के पास, इसके बेटे अकबर खान के पास, कि भैया ऐसा है कि आपको हम वजीर बना देंगे, तो आप देख लीजिए, है ना, आपस में डील कर लेते हैं। तो जो अकबर खान है वो भी रेडी हो जाता है, बोलता है कि ठीक है भैया बना देना हमें वजीर, हम रेडी हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन उसके मंसूबे थोड़े से अलग होते हैं, उसकी जो पूरी की पूरी खूनी चाल है वो एकदम डिफरेंट है। अब ऐसे में मैकनॉटन क्या करते हैं, 2 बंदूकें उसको एक उपहार स्वरूप, ये समझ लीजिए कि मैकनॉटन यहाँ से उपहार के लिए, है ना, इसके बेटे अकबर खान को भेज रहा है ना, दोस्त मोहम्मद के बेटे अकबर खान को भेज रहा है 2 बंदूकें, और अगले दिन खुद उसके साथ मिलने भी जा रहा है, और भाई साहब क्या हालचाल है। अब अकबर खान देखिए कि उसके अलग ही इरादे हैं ना, वो उन्हीं बंदूकों को निकालता है और ठा ठा धाएं धाएं धाएं, और मैकनॉटन वहीं पे हाय हाय हाय, ऐसा हो रहा है वहाँ पे, सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है। और साथ में जो अंग्रेज ऑफिसर आ रखे हैं वो सब दौड़ रहे हैं ना, दग 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 कि भैया कहीं हम पे ना गोलियां बरस जाए, और जब तक वो कैंटोनमेंट में नहीं पहुंचते तब तक दौड़ते ही रहते हैं ना। तो ऐसे इनके हाल चल रहे हैं। अब ये सिचुएशन होने के बाद जो अंदर एल्फिंस्टोन बैठे हैं, सारा का सारा किसके कंधे पे आ चुका है, एल्फिंस्टोन के। अब उसको भी समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या करूं। तो फिर वो अगेन अकबर खान के साथ डील करता है कि भैया किसी तरीके से आप हमें हम रेडी हैं काबुल को छोड़ के भारत जाने के लिए, यहाँ पे आपको जो करना है करिए, आपको राजा बनना है राजा बनिए, जो करना है करिए, लेकिन हमें यहाँ से जाने दीजिए। अब अकबर खान अगेन अगली डील करता है इन लोगों के साथ कि ठीक है भाई मैं तुम्हें जाने दूंगा। और ये जो डील का वक्त है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्या है कि अकबर खान जो है, यहाँ पे देखिए कि ये अगस्त का महीना चल रहा है, और एक्चुअली में ये तो 1839 है। अब मैं लगभग जो बातें कर रहा हूँ 1842 के आसपास की बातें कर रहा हूँ। ये तो 1839 में जीता था, लेकिन अब जो 1-2 साल की बाद की बात, आपको पता होना चाहिए कि ये जो युद्ध चला 1839 से 1842 तक चला है ना, जितना भी, ये देखिए ऊपर तो 1838 में प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, 39 में यहाँ पे पूरा का पूरा फतेह हो गया, है ना, और 42 में जो है वापस आने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेबलाइज ब्रिटिशर नहीं हो पा रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है कि 1842 के अंदर अब देखिए कि दिसंबर का महीना अगर आ जाता है वहाँ पे, तो अकबर खान को पता है यहाँ की ज्योग्राफी का, तो होना क्या था वहाँ पे, देखिए कि पूरे का पूरा इस रास्ते में ना पूरे का पूरा बर्फ गिरनी थी, और बर्फ गिरने से क्या है पूरे के पूरे रास्ते ब्लॉक होने थे अल्टीमेटली, और ये दिसंबर के महीने में होना है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तूफान आते हैं, ठंडे तूफान, बर्फ गिरती है, ऐसा हाल चलना था। अब यहाँ पे देखिए कि सिचुएशन कैसी अराइज हो रही है कि अंदर से एल्फिंस्टोन और यहाँ इन दोनों के बीच में डिटेल चल रही है, अकबर खान के बीच में, और ये डिले कर रहा है अकबर खान बार बार, है ना। तो
एट द एंड जब इसको लगता है कि भैया अब एकदम से दिसंबर एंड आ गया है ना, अब वक्त जो है एकदम सही है, तो इनको अब मैं मान जाता हूं कि हाँ चलो ठीक है, तुम लोग वापस यहाँ से अपने देश चले जाओ और हमारा देश खाली करो, है ना। अब उसके एवज में अकबर खान क्या मांगता है कि जितने भी तुम लोग के पास कीमती बैंगल्स हैं, सोना है, चांदी है ना, या और भी तुम्हारे पास कोई भी कीमती चीजें हैं, खजाना है, वो सब जो है कीमती हथियार हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें अफगानों के हवाले कर दो, हम तुम्हें एक सेफ पैसेज दे देंगे जिसके थ्रू तुम वापस जा सकते हो। अब जो है एल्फिंस्टोन जो है सारे का सारा कैंटोनमेंट का जितना भी सामान है, सब अच्छी अच्छी चीजें जो है वो दे देता है अकबर खान को। अब ये एकदम गवार है ना, इस वक्त कुछ नहीं है इनके पास। अब अकबर खान इनको एक रास्ते पे छोड़ देता कि चलो भाई तुम इस रास्ते से जाओ। अब रास्ते में इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है ना। देखिए कि ऐसे हालात हुए कि बर्फ से मर मर के, है ना, तूफान जो आ रहे हैं बर्फ के आ रहे हैं, तो उसमें मर मर के ये लोग मरे हैं, एक भी बंदा जिंदा वहां पे नहीं बचा है। और जो रास्ते में भी जा रहे थे तो जो आप देखिए कि बलोच और पठान लोग हैं वो जा जाके इनको मार रहे हैं, है ना, कत्लेआम हो रहा है इनका, और जो बच भी रहे हैं वो बर्फों में जाके मर रहे हैं। इतना गंदा सिचुएशन इनके साथ हुआ है। ये हाल हुआ ब्रिटिशर का, इनकी दुर्गति हो गया है, क्योंकि रीजन बीइंग कि इनको अफगानिस्तान की ज्योग्राफी का कोई अंदाजा ही नहीं था कि भैया वहां पे इनके साथ क्या क्या घटित हो सकता है। और ये केवल और केवल मजे के साथ वहां पे सारे के सारे पिकनिक मनाने गए थे, और अच्छी खासी इनकी पिकनिक पूरी की पूरी मनी है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो कुल मिला के अगर देखा जाए ना, तो एक ही बंदा बचा, केवल एक व्यक्ति बचा। ये पिक्चर उस चीज का गवाह है, बहुत फेमस ये पिक्चर है, आप देखना इंटरनेट पे जाके, लास्ट मैन इन एंग्लो अफगान वॉर, तो यही पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आखिरी में केवल और केवल लास्ट आदमी जो है ये यहाँ पे बच रहा है, बाकी सभी लोग मारे गए। तो ये हालात हुए ब्रिटिशर्स के इस पूरे के पूरे युद्ध में, है ना। और आप देखिए कि खाल उधेड़ दी, है ना, इनकी रूह तक कांपेगी दोबारा से कि भैया अफगानिस्तान के साथ पंगा लिया जाए या नहीं लिया जाए। ये हाल इनके करके यहाँ पे अफगानिस्तान ने भेजा है। ये बोलते थे हम अपराजय हैं, अपराजय हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन अफगानिस्तान केवल एक छोटे से एरिया के अफगानिस्तान है ना, यहाँ वर्ल्ड वॉर छिड़े हुए हैं ना, वर्ल्ड वॉर में ये खुद को जीतना चाह रहे हैं, इतना एरियाज जीतना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा अफगानिस्तान इनकी बैंड में जाके रख देता है। वर्ल्ड वॉर तो एक दूर की बात होगी, वो तो साइड की बात होगी। अब देखिए कि सिचुएशन कैसी हो रखी है कि बेइज्जती करवा के ये लोग घर को वापस आ चुके हैं। वापस भी कौन है, एक ही आदमी आया है ना। सारी दुनिया में थू थू हो रही है कि अच्छा तुम अपराजय बोलते हो खुद को, है ना, अच्छा तुम तो वही हो ना जिनको अफगानों ने मार मार के डंडे भगाया था, है ना, और भगाया भी क्या, तुम तो वापस ही नहीं पहुंच पाए, ओ माय गॉड तुम्हारा ये हुआ, है ना। तो ये लोग बेचारे जो है अंग्रेज इस वक्त बौखलाए हुए हैं, और यहाँ पे ऑकलैंड भी चेंज हो चुके हैं, गवर्नर जनरल अब बन चुके हैं लॉर्ड एलनब्रो। तो ये जो है ये सोचते हैं कि भैया अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे एक लश्कर पूरा भेजा जाता है। अब ये सिचुएशन वो है कि महाराजा रंजीत सिंह की पंजाब के अंदर हो चुकी है डेथ, तो इन लोगों को पूरा घूम के जाने की जरूरत नहीं, ये एक सेना यहाँ से भी भेज देते हैं और यहाँ से भी भेज देते हैं। कुल मिला के हर तरफ से ये पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने तो मना किया था भैया कि पंजाब से एंटर नहीं करना, लेकिन पंजाब में अब देखिए खुद हालात ऐसे हो गए हैं, वो वॉर ऑफ सक्सेशन जो है पंजाब के अंदर चल रही है, और पंजाब एकदम से उथल पुथल होता दिख रहा है, तो वहां इनको रोके कौन, है ना। तो वो लोग अलाउ कर रहे हैं वहां से कि जाइए। महाराजा रंजीत सिंह ने मना किया, लेकिन ये बाकी के जो आगे के जो है राजा बन रहे हैं वो अलाउ कर रहे हैं कि जाओ। तो यहाँ सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो गई। यही कारण आगे बनते हैं पंजाब के कि पंजाब एनेक्स हो जाएगा, तो वो हम ऑलरेडी पंजाब की हिस्ट्री में कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बेसिकली आप अफगानिस्तान का देखिए कि यहाँ से एंटर कर रहे हैं और यहाँ से एंटर कर रहे हैं और पूरा तबाही मचा देते हैं यहाँ पे अंग्रेज लोग, और यहाँ पे पूरा अल्टीमेटली कैप्चर कर लिया जाता है काबुल को भी और अफगानिस्तान को भी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन देखिए कि जो ये लॉर्ड एलनब्रो हैं, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इनके साथ कोई ना कोई ऐसी दुश्मनी गढ़ी जाए, है ना। और ये जो दोस्त मोहम्मद है ये अभी भी इनकी कैद में ही है यहाँ पे। तो ये सिचुएशन का अंदाजा लगाते हैं कि भैया अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से हमारा कोई बंदा यहाँ पे पहली बात तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर चलो सर्वाइव कर भी जाए तो यहाँ पे तो रोज तख्ते पलट होते हैं ना, कभी कोई किसी को मार देता है, कभी कोई किसी को मार देता है, तो हमारा बंदा वहां पे मौत के घाट ही उतारा जाएगा। इन लोगों की, ये लोग ही ऐसे हैं, इतने कट्टर हैं। तो यानी कि इसको समझ आ गई कि भैया यहाँ पे अंग्रेजी राज तो नहीं चल पाएगा। तो ये क्या करता है, ये अपना दिमाग लगाता है, और जो इसके पास दोस्त मोहम्मद यहाँ पे कैद है उसके साथ एक फ्रेंडली अलायंस करता है और उसको भेज देता है वापस से यहाँ पे काबुल के अंदर, और बोलता है कि जाइए आप ही राज कीजिए, लेकिन आपके साथ हम एक डील करते हैं। और डील ये है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि ब्रिटिश राज को खतरा पैदा हो। आप कोई भी रशिया से हेल्प नहीं लेंगे, या फॉरेन अफेयर्स जो कोई आपके ऐसे हैं उनके साथ आप कोई ऐसी डील नहीं कर लेंगे कि बाहर वाले लोगों के साथ कि वो हम पे ही आक्रमण करें। तो अगर ऐसी डील आप हमारे साथ करते हैं, फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, हम आपकी भी हेल्प करेंगे आगे, कभी ऐसा कोई काम पड़ गया आपको, है ना। तो ये दोस्त मोहम्मद के लिए तो कोई खतरा है नहीं इसके अंदर, और वापस से इंडिपेंडेंस दे दी जाती है अफगानिस्तान को, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि ये जो है पूरा का पूरा यहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है, यहाँ कोई टिकना आसान नहीं है।
हैं, अंग्रेज भी जीत के उसको छोड़ के आ रहे हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं और वापस से दोस्त मोहम्मद ही यहाँ पे काबिज हो जाते हैं। तो ये कुल मिला के जो है फर्स्ट अफगान वॉर के बाद का सिनेरियो बनता है। अब जो है यहाँ पे दोस्त मोहम्मद साहब बैठे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी देख रहे होंगे कि क्या लेवल है हमारे कंटेंट का, किस तरह से हम पूरे का पूरा कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने डेमो के लिए ये वीडियो तो डाली है, इसके साथ साथ हमने ये वीडियो भी डाल रखी है विजयनगर एम्पायर की और बहामनी किंगडम की। ये भी जाके आप जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा हमारे कंटेंट का लेवल और किस तरह से डेप्थ के अंदर और बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ मैं कहानियों के साथ आपको सारी की सारी चीजें याद करवा देता हूं। अगर आप पूरे का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारे कंटेंट में दम है, हम वो चीज आपके लिए लेके आ सकते हैं, वो चीज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी में चकाचौंध एकदम चार चांद लग जाए, है ना। और ऐसा हो जाए कि कुछ जबरदस्त कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, नोट्स ना बनाने पड़े, है ना। एक ही प्लेटफॉर्म, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए कि मॉक टेस्ट भी एक ही जगह पे मिल जाए, है ना। और मॉक टेस्ट भी ऐसे कि टॉपिक वाइज, फिर आगे एक एक डेप्थ में चीज पता लग जाए मॉक टेस्ट के अंदर कि आपका एग्जैक्ट कौन सा टॉपिक वीक है। वो मॉक टेस्ट यहाँ इस कोर्स के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 200 से ज्यादा वीडियोस डेली आपको टारगेट दिया जाता है कि आज ये पढ़िए, कल ये पढ़िए, परसों ये पढ़िए, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना के। फिर पीडीएफ्स जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी दी जाती हैं कि आपको कोई नोट्स ना बनाने पड़े। और दूसरा जो है कलरफुल क्लास नोट्स, जो ये आप हमारी पीपीटीज देख रहे हैं ये तो है ही है, ये भी दी जाती हैं। साथ में सभी सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, एक भी चीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ स्टैटिक के हम 65 के आसपास टॉपिक्स जो है निमोनिक्स के साथ कवर करवाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा कोर्स है जो इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और एमसीक्यूज जो है हम प्री प्लस मेंस के तो देते ही हैं, यानी कि जिसमें सारे पीवाईक्यू कवर हों, लेकिन साथ में हम जो है एक एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कौन से दे रहे हैं, मेंस लेवल के दे रहे हैं, जिसमें मैच द फॉलोइंग हो गया, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, वो सभी कवर्ड है। तो ये पूरे का पूरा बैच जो है ये बहुत जबरदस्त वन स्टॉप सोल्यूशन, इसको बोलिए आप कि क्या बनता है ये, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके बाद ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आपका कोई भी जीएस का कंटेंट फंसे, आपका सब कुछ क्लियर होता जाएगा, बस इतना सा पता है मुझे, है ना। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 899 का है अभी 12 मंथ के लिए, और 999 का है 18 मंथ के लिए। केवल 100 रुपीज के डिफरेंस में आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। ये आप कैसे ले सकते हैं, जीवी कक्षा ऐप के थ्रू ले सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहां जाके आप इस कोर्स को अवेल करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कि यहाँ पे दोस्त मोहम्मद जो है पूरे अफगानिस्तान को रन कर रहे हैं, सारा राजपाट संभाले हुए हैं, लेकिन कब तक, एक उम्र भी व्यक्ति की होती है। और होता क्या है कि 1863 के अंदर इनकी हो जाती है डेथ। अब 1863 में जैसे ही इनकी डेथ होती है तो इनके जो बच्चे हैं, 27 बच्चे हैं भैया, क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चे तो बहुत ज्यादा करते हैं ना, एकदम मशीन गन की तरह। तो जो 27 के 27 बालक हैं, सबके बीच में क्या हो रहा है, वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपस में राज सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हर हफ्ते ये समझिए कि हर किसी का कत्ल हो रहा है यहाँ पे, कभी किसी नोबल का कत्ल हो रहा है या फिर जो अमीर बन रहा है उसका कत्ल हो रहा है यहाँ पे। अल्टीमेटली जो है कि अगला राजा कौन होगा, अगला अमीर कौन होगा, बस यही गेम यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे जो है वाइस रॉय जो है बेसिकली चेंज हो गया। आप देखिए कि 1858 के बाद की बातें हैं, है ना, तो वहां तो गवर्नर जनरल का रोल ही खत्म हो जाता है, तो वहां तो वाइस रॉय आ जाते हैं। तो ये जो है लॉर्ड लॉरेंस जो है, इनके हाथ में सारी की सारी कमान आ जाती है ब्रिटिश इंडिया की। और यहाँ पे ये देखिए कि 1864 से 69 के बीच में है, और इस पूरे ड्यूरेशन में ये एक नीति अपनाते हैं जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। आप ध्यान रखिएगा कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो थी ऑकलैंड की, लेकिन वहीं पे यहां पे अगर देखा जाए तो मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी जो है वो किसकी है, लॉर्ड लॉरेंस की। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड लॉरेंस ने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी अपनाई। अब आप सोच रहे हो कि ये है क्या, पहले वो तो पता लगे। ये पॉलिसी कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इसके अंदर आप देखिए कि यहां पे कोई भी नया दोस्त मोहम्मद की जगह पे कोई भी नया अमीर बने, कोई भी नया राजा बने, बस ये चाहते हैं कि उसके साथ एक फ्रेंडली संधि यानी कि फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेंगे। हम अफगानिस्तान को कैप्चर करें ही क्यों, क्या ऐसी जरूरत है। जो मुद्दा है कि भैया रशिया के साथ इशू हो सकता है, तो वो इशू के लिए हम सीधा सीधा बफर स्टेट बना के रखते हैं इसको, है इधर रशिया है और इधर इंडिया है और पाकिस्तान है ना, वो सारे का सारा पूरा भारत ही है ना, ब्रिटिश इंडिया है। तो कायदे से क्या है कि ब्रिटिश इंडिया जो है वहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वो दिक्कत तभी सॉल्व हो सकती है जब ये जो है अफगानिस्तान बफर स्टेट बन के रहे, ना तो ये उधर कोई कोर्डियल रिलेशन रखे और ना यहाँ पे बेशक से रख भी रहा है तो एटलीस्ट ब्रिटिश इंडिया के साथ ये है कि एक फ्रेंडली संधि जरूर रखनी है कि उधर जाके कोई दिक्कत ना करे, है ना, रशिया के साथ जाके। तो वो इनएक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि जब ये कुछ कर ही नहीं रहे तो काहे को इनके साथ पंगे लेने, काहे को हमें अफगानिस्तान को कैप्चर करना है। जब कुछ होगा तब का तब देखेंगे। तो इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। समझ गए इस चीज को।
और इन्होंने बेसिकली किया भी क्या कि जितने भी ट्रूप्स थे उनको पीछे बुला के रखा हुआ है ना। पीछे से तैयारी पूरी है कि अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो गई तो हमला कर देंगे, लेकिन सामने से जाके तुरंत से जाके हमला नहीं कर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंस दे रखी है, यहाँ पे आजादी दे रखी है कि भैया आप अपने हिसाब से इसको चलाते रहिए अफगानिस्तान को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देखिए वही चीज लिखी हुई है कि हर हफ्ते जब राजा बदल रहा था तो ये भाई साहब हर किसी को अपनी वो कह रहे थे कि हाँ भैया तुझे भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, तुझे भी कर लिया, है ना। कोई इनका दीन ईमान नहीं, इनका कोई वो नहीं है। इनको पता है कि भैया अगर मैं किसी एक लड़के को राजा बनवाने जाऊंगा तो वो बाकी के जो है 26 वो नाराज हो जाएंगे, है ना, 27 में से। तो इसीलिए इनका ये मानना है कि भैया इंटरनली तुम लड़ो मरो कटो कोई समस्या नहीं है ना। तुम में से जो राजा बनेगा उसी को मैं मान लूंगा कि तुम ही अमीर हो, है ना, तुम ही से मैं डील करूंगा। आप तो सीधी सी कहानी है। और इन्होंने कभी भी अफगानिस्तान को उस ड्यूरेशन में कैप्चर करने की या एनेक्स करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि भैया पहले ही हम फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में अपने करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं ना, इतनी सेना मरवा चुके हैं, इतनी बेइज्जती झेल चुके हैं, तो अब काहे को करना है कैप्चर, छोड़ देते हैं ना इनको। तो वही वाली कहानी यहाँ पे चल रही है ना। अब यहां पे देखिए कि नेक्स्ट क्या होता है। 1878 में जो है पूरी की पूरी कहानी बदलती है थोड़ी सी। यहां पे देखिए कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था दोस्त मोहम्मद के लड़कों के बीच में, उनमें से एक लड़का था जो वो सक्सेसफुली राजा बन जाता है या फिर कहीं कि अमीर बन जाता है। अमीर का मतलब यहाँ पे किंग की बात हो रही है ना, अमीर बोलते हैं इनको। तो वो जो लड़का है दोस्त मोहम्मद का, उसका नाम है शेर अली। और शेर अली अब जो है पूरे के पूरे अफगानिस्तान को संभाले हुए हैं यहाँ पे। अब होता क्या है ऐसे सिचुएशन में, 1878 की ही मैं बात कर रहा हूं। जो रशिया है, रशिया के जो जार है, वो धक्के से अपना एक एनवॉय जो है वो अफगानिस्तान में भेज देता है। एनवॉय का मतलब है कि अपने कुछ लोगों को भेज देते हैं, जैसे आज की डेट में भी होता है ना, दूत बन के जाते हैं, राजदूत बन के जाते हैं या एम्बेसडर बन के जाते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कि वो एक अपने एम्बेसडर के पूरे टोले को ना, है ना, मान लो कि 8-10 लोगों को मिला के कि चलो भैया जाओ तुम लोग अफगानिस्तान में। अब इधर शेर अली इनको मना करे कि भैया हमें कोई तुम्हारा एनवॉय नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने पापा जी के कदमों पे ही चल रहे हैं कि ना हमें उधर रिलेशन बनाने हैं ना इधर बनाने हैं, है ना। आगे कुआं है तो पीछे खाई है, सिंपल सी बात है। वो भी हमें हड़पेगा और वो भी हमें हड़पेगा। इससे अच्छा है कि दोनों के साथ न्यूट्रल रिलेशन बना के रखे, हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है ना। तो ये जो है ये इधर भी कोई खास रिलेशन नहीं बनाना चाहते और उधर भी नहीं बनाना चाहते। लेकिन समस्या यहीं पे आ रही है कि जब रशिया अपना एक एनवॉय भेज रहा है जबरदस्ती इनके कोर्ट में, ये मना कर रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट वो आके बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। अब वो कोई लड़ने तो आए नहीं थे, तो वो आके इनके कोर्ट में बैठ रहे हैं। तो वहां पे जब लिटन को पता लग रहा है, अब यहाँ पे सिचुएशन बदल गई। यहाँ पे वाइसराय कौन हो गए, लिटन हो चुके हैं, है ना। अब जैसे ही देखिए राज सत्ता चेंज हो रही है इधर ब्रिटिश राज में भी, तो हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, हर वाइसरॉय के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले वाला बोल रहा था कि मास्टरली इनएक्टिविटी करो, लेकिन अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि भैया मास्टरली इनएक्टिविटी कब तक देखते रहेंगे, है ना, ये तो गड़बड़ हो रही है, मामला खतरनाक हो रखा है ना। तो ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये बोलते हैं कि ऐसा है कि जब रशिया ऐसा कर रहा है तो आप ये एक चिट्ठी भेजते हैं शेर अली को कि भाई साहब, शेर अली साहब, हम भी एक अपना ट्रूप जो है, अपना एनवॉय है, जो अपना राजदूत है जो भेजेंगे, तो आप उसको भी एक्सेप्ट करो। तो शेर अली सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दे देते हैं यहाँ पे कि भाई साहब भेजना मत, वहीं बॉर्डर से वापस कर देंगे, कहीं गलती से भेज दो। लेकिन ये सोचते हैं कि भैया ये तो हल्की फुल्की धमकी है, जब रशिया वाले घुस गए तो हम भी घुस जाते हैं ना। तो ये जो बंदा है ये शेर अली की धमकी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है, जबकि ये व्यक्ति मना कर रहा है कि भैया मत भेजो। तो ये जबरदस्ती यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे घुस जाते हैं। अब जैसे ही बॉर्डर में घुसते हैं, इनके जो ट्रूप्स हैं उनको वहीं पे रोक देते हैं और वापस ठा 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 चलो यहां से निकलो, है ना। तो जैसे ही इनको वापस भेजते हैं तो इनकी हो गई फिर से बेइज्जती। अब इनकी यार क्या करें, बेइज्जती बहुत ही हल्की है ना, बार बार हो जा रही है। तो जैसी बेइज्जती होती है तो यही कारण जो है अल्टीमेटली बन रहे हैं सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के, है ना। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो है बेसिकली इन्हीं कारणों से बन रही है कि यहाँ पे रशिया पिक्चर में आ रहा है और यहाँ पे ब्रिटिश जो है उनको पिक्चर में आने नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से उनको चुल मच रही है कि भैया किसी भी तरीके से इस चीज को सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे ये जब मना कर देते हैं और इतना कुछ कर देते हैं तो अब क्या होना है, यहाँ पे वॉर होना है ना। तो वो जो है वो अपने ट्रूप्स भेज देते हैं इधर की भैया जाओ जरा इनको स्वाद चखा के आओ, मजा चखा के आओ, है ना। लिटन अपने ट्रूप्स भेजे हुए हैं यहाँ पे। तो अब शेर अली क्या करता है, भाग के कहाँ पहुंच जाता है, रशियन जार के पास पहुंच जाता है। रशियन जार, जार किसको बोलते हैं कि वहां के जो राजा हैं रशिया के, उनको जार बोला करते हैं ना। तो ये रशियन जार के पास पहुंचते हैं भाई साहब और उनको बोलते हैं कि माई बाप उधर से देखिए, आपके चक्कर में लिटन साहब हमारे लिए पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं, अब आप हमारी मदद कीजिए। तो जार साहब बोलते हैं कि भैया हमने कब बोला कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तो एनवॉय भेज रहे थे अपने, हमने नहीं बोला कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ना ही अपने पास कोई चिट्ठी पत्री है, ना कोई हमारा रिटर्न में है
कि हम कोई मदद करेंगे, तो बात खत्म होती है, हम ना करेंगे तुम्हारी कोई मदद, ब्रिटिश से तुम खुद जूझो। तो अब ये भाई साहब इनके पैरों के तले से जमीन खिसकेगी, भैया तुम्हारी वजह से तो सब समस्या हो रही है और तुम ही बोल रहे हो कि मदद नहीं करेंगे हैं? तो बट अल्टीमेटली इनको यहाँ से वापस यहाँ पे आना पड़ता है और ये मेन गद्दी पे जाके कभी नहीं बैठ पाते हैं, इधर उधर कहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। यही समझिए इस पूरी की पूरी कहानी से। तो अब जो है जब इनका तो ये पिक्चर से ही हट गए हैं, है ना, कोई लेना देना नहीं रह गया इनका। लेकिन इनके जो बेटे हैं याकूब खान, अब जैसे ही शेर अली हट रहे हैं, शेर अली का जो बेटा है वो है याकूब खान, उसको ये भाई साहब लिटन साहब समझा रहे हैं कि भैया अब जो गलती पापा जी से हुई है वो बेटा जी ना करें, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी बेटा जी के लिए भी, है ना, जैसे पापा जी गायब है ऐसे बेटा जी भी गायब हो जाएंगे, फिर पूछते फिरोगे। तो 1879 के अंदर जो लिटन है इसको समझाता है कि भाई साहब हम संधि करते हैं, कुछ नहीं है, देखिए रशिया वाले आपके पापा जी की भी हेल्प नहीं कर रहे हैं और हम उल्टा आपकी हेल्प करेंगे, तो ऐसा करते हैं एक ट्रीटी कर लेते हैं। अब याकूब खान जो है वो अग्री कर जाता है कि ठीक है भाई साहब, है ना, तो अब और तो अपने पास कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है, तो इसको अमीर बना दिया जाता है यहाँ पे, है ना, राजा बना दिया जाता है। और यहाँ पे एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ गंदमक। ये वर्ड, ये ट्रीटी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। सीधा कोई पूछेगा कि कौन सी ट्रीटी है, तो ट्रीटी ऑफ गंदमक है 1879 में, जो अफगानियों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हो रही है। अब इस ट्रीटी के अंदर होता क्या है वो जरा आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला तो है कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो जितने भी, ये लव अफेयर की बात नहीं हो रही, फॉरेन अफेयर की बात होती है कि भैया जो अफगानिस्तान है बाहर किसी से भी कोई फॉरेन अफेयर नहीं बना सकता है जब तक कि उसमें ब्रिटिशर्स की सहमति ना हो। ये नहीं कि खुद ही से रशिया से जाके हाथ मिला रहा है, खुद ही उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा है, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं, जब तक कि ब्रिटिश इंडिया की इसके अंदर सहमति ना हो। पहला कंडीशन तो यही इसके अंदर आती है। और इसके एवज में जो ब्रिटिश इंडिया है इनकी क्या मदद करेगा, ये तो किसका फायदा हुआ इसमें, इनका अफगानियों का कोई फायदा नहीं हुआ, इसमें तो फायदा हुआ ब्रिटिशर्स का। लेकिन अफगानियों का क्या फायदा है वो है अगले वाले में। इसके एवज में क्या होगा, जो ब्रिटिश इंडिया है वो एनुअल सब्सिडी देगा, किसको देगा, अफगानियों को देगा, कि भैया ये लो इतने लाख रुपए या इतने हजार रुपए, कुछ ना कुछ ऐसे लाख ही रुपए में होगा, है ना, तो कि इतने लाख रुपए तुम्हें हम देते हैं ताकि तुम दूसरे के साथ रिलेशन ना बनाओ और हमारे साथ एक अच्छी संधि बना के रखो। ठीक है दोस्त, अब ये दो होने के बाद अगला जो है तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है। अच्छा एक और चीज है कि बाई चांस अगर इनका बाहर किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए, मान लो उधर से रशिया आ गया इनको पेलने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्रिटिश वाले, जो ब्रिटिश इंडिया वाले हैं, वो आकर यहाँ पे हेल्प करेंगे अफगानियों की, ताकि कोई भी इनके ऊपर हमला ना कर सके, है ना। वो बेसिकली इनके लिए नहीं करेंगे, वो अपने लिए करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान है वो बफर स्टेट बनकर ही काम करता रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट है इस ट्रीटी का, वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट एट काबुल। बस यही इसके अंदर जो पॉइंट है ना, यही थोड़ा सा समस्या भरा पॉइंट है, बाकी कोई पॉइंट समस्या भरा नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि भैया आपकी कोर्ट में हमारा भी एक ब्रिटिश रेसिडेंट बैठेगा, हमारा एक बंदा बैठेगा। अब जैसे ही ये बात बोलेंगे तो थोड़ी सी समस्या खड़ी होगी। अब ये लिटन जो है सारा का सारा खेल यहाँ पे रच के पूरा का पूरा हर काम स्टेबल करके, है ना, यहाँ से निकल लेंगे भाई साहब। तो अब जब ये इनके पूरे के पूरे ट्रूप्स चले गए यहाँ पे, और यहाँ बचा क्या है, केवल और केवल जो एनवॉय छोड़ के गए ब्रिटिश रेसिडेंट और कुछ जो अंग्रेज सिपाही छोड़ के गए हैं उनके साथ, वही बचे हुए हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे अफगानिस्तान में आपको पता है कबीले कितने सारे हैं ना, कबाइल बहुत ज्यादा है, तो वो कबीले के कुछ लोग क्या है, कोई ना कोई कबीले के उठ के आते हैं और वो जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ रखे हैं और जो ब्रिटिश रेसिडेंट है उनको झटका देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना, तमाम काम। तो वही वाला है कि बकरे को हलाल कर दिया, तो वही वाली चीज है यहाँ पे, वो तो लुढ़क लिए। अब इसका इल्जाम ऐसा बोला जाता है कि किस पे आता है, इसका इल्जाम आता है याकूब खान पे, कि भैया ये जो शेर अली का बेटा याकूब खान है इसी ने ये सब कुछ करवाया है। अब ऐसे में फिर से क्या हो जाता है, पूरी का पूरा राज सत्ता आ जाती है अफगानिस्तान के हाथ में। लेकिन यहाँ पे लिटन फिर से भेज देते हैं अपने बंदे, और फिर से क्या हो जाता है, 2-4 दिन में ही पूरे का पूरा काबुल फिर से कैप्चर हो जाता है। यानी कि फिर ये वही वाली कहानी आ गई, जहां पे शुरू हुए थे फिर वहीं पे आ गए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप जो है 1880 के अंदर एक स्टेप उठाया जाता है। लिटन बोलते हैं कि भैया ये शेर अली और इसके बेटे को यहाँ पिक्चर से ही खत्म किया जाए। अब देखिए शेर अली किसका बेटा था, दोस्त मोहम्मद का बेटा था, है ना। तो दोस्त मोहम्मद के बहुत सारे बच्चे थे, तो एक लड़का उसका था जो उसी का ही आगे फर्दर लड़का हुआ है, और वो है अब्दुल रहमान। यानी कि एक तरह से शेर अली का ये क्या है, नेफ्यू है। यहां पे लिख लीजिए, नेफ्यू ऑफ शेर अली। और अगर आपको दोस्त मोहम्मद के हिसाब से देखना तो ये भी क्या है, दोस्त मोहम्मद का पोता हो गया एक तरह से, है ना। तो ये क्या है, अब्दुल रहमान।
अब इसको पिक्चर में लेके आते हैं लिटन साहब, वो बोलते हैं कि भैया पिछले वाले से काम नहीं बन रहा है, तो चलो 1880 में इस नए लड़के को लेके आते हैं, नया लौंडा है ना, शायद बात मान जाए। तो यहाँ पे ये साहब क्या करते हैं, अब्दुल रहमान साहब मान जाते हैं कि ठीक है, ये जो ट्रीटी ऑफ गंदमक है ये हमें मंजूर है, आप बताइए कि साइन कहाँ करने है ना। तो बस यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये वाली ट्रीटी हो जाती है, और यहीं से जो है पूरे का पूरा याकूब खान और शेर अली खान जो है वो दोनों पिक्चर से हट गए हैं, कंप्लीटली रिमूव्ड। ठीक है भाई, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और फाइनली क्या होता है कि अफगानिस्तान जो है एक बफर स्टेट बन जाती है रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। और फाइनली अगर अब्दुल रहमान की बात करते हैं तो काफी लंबे समय तक ये राज कर रहा है व्यक्ति, 1880 से लेकर 1901 के आसपास तक ये व्यक्ति राज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए कि आगे अभी यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब देखिए एक समस्या और थी अभी। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना पूरे की पूरी अफगानिस्तान की हिस्ट्री को, तो वहां पे हर घर में लड़ाका है ना, और हर घर में बारूद है, हर घर में गन्स है, ऐसा हाल है। और यहाँ देखिए कि ये पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान है, यहाँ अब इसके जो बहुत सारे कबीले हैं है ना, कबीले बहुत सारे बने हुए हैं, वहाँ पे उनके सरदार हैं, और कबीलों के अंदर भी क्या है कि एक घमासान चलता रहता है, आपस में भी कबीलों में घमासान चलता रहता है। और स्पेशली जैसे बलोच और पठान ट्राइब्स हैं यहाँ पे है ना, कबीले हैं, तो वो जो है वो ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, उनको कोई मतलब नहीं है ना। बेशक से तुम अब्दुल रहमान को बनाए बैठे हो, लेकिन वो अब्दुल रहमान को भी कुछ नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि भैया जो उनका एरिया है वो उनका एरिया है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो पाकिस्तान का एरिया है ना, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे बोलते थे, और यहाँ पे जो अफगानिस्तान का एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भसड़ मची रहती थी आपस में। वो जो कबीलाई लोग हैं आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, ब्रिटिशर्स के साथ भी चलते रहते थे, और यहाँ पे डेली रक्तपात होता था, डेली किसी ना किसी का ब्लडशेड किया जाता था। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए एक चीज लेके आई जाती है पिक्चर में, जिसको बोलते हैं ड्यूरेंट एग्रीमेंट। अब ये कब लेके आया जाता है, 1893 में लेके आया जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है, डेट भी ध्यान रखनी है और एग्रीमेंट भी ध्यान रखना है। और आपको देखिए कि जैसे बोला भी जाता है ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान या फिर भारत और अफगानिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है, तो हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेंट लाइन है जो अलग करती है ना। तो वही वाली कहानी यहाँ पे आती है कि अब्दुल रहमान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो है एक संधि होती है, दोनों दोस्त बनते हैं और उस संधि पे साइन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम ड्यूरेंट एग्रीमेंट। और इसके तहत क्या बनाई जाती है, एक लाइन बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनाई जा रही है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। कहने का मतलब है कि इस लाइन से इस तरफ जो है पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया है और इस तरफ से जो पूरा का पूरा अफगानिस्तान है। लेकिन दो, मैं अगेन बोल रहा हूं, जो पठान और बलोच ट्राइब्स यहाँ पे बैठे हैं अफगानिस्तान में, वो इस लाइन को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है इस लाइन से। ठीक है, इस लाइन को क्या बोला गया, इस लाइन को बोला गया ड्यूरेंट लाइन। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं मार्क भी कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि क्या हो रहा है, जब ये सारी की सारी स्थिति पैदा हो रही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पिक्चर में आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं, कर्जन साहब आ रहे हैं, लॉर्ड कर्जन। अब जो लॉर्ड कर्जन है, ये लगभग अब 1901 की बात है कि यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनस्टेबिलिटी हो रही है। एक और चीज मैं बता दूं कि 1897 में ही बैटल ऑफ सारागढ़ी होता है, और बैटल ऑफ सारागढ़ी भी यहीं पे होता है, इसी एरिया के अंदर होता है। यहाँ की जो अफगान ट्राइब्स है ना, वो यहाँ पे केवल 21 सिख लड़ाई करते हैं ना, केवल और केवल किसकी शान के लिए, ब्रिटिश इंडिया की शान के लिए है ना। तो वो इनको बिल्कुल भी घुसने नहीं दे रहे हैं है ना। यहाँ पे वो जो फोर्ट वाली कहानी है वो सब ठीक है, वो मैंने पहले भी बता रखी है, उसमें अभी नहीं घुसते। अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी केसरी, उसके अंदर भी आप वो सब कहानी देख सकते हैं। तो वो भी इन्हीं दिनों की बात हो रही है ना, सारी की सारी। तो वो इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे फोर्ट्स जो थे, और वो जो सारागढ़ी का फोर्ट था स्पेशली है ना, क्यों इंपॉर्टेंट था, अब शायद आपको चीजें समझ में आ रही है कि जो यहाँ की ट्राइब्स थी वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में इसको संभालने के लिए कौन आते हैं, लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, दो तीन चीजें करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बनाते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर क्या है कि ये पूरे का पूरा एक अलग से प्रोविंस बना देते हैं, नई प्रोविंस बनाते हैं, जिसका नाम क्या रखते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये बनाते हैं 1901 के अंदर। अब ये इनका काम होता है ये पूरे के पूरे ट्राइब्स को हैंडल करना। दूसरा काम ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यहीं के जो ट्राइब्स के बहुत सारे लोग हैं ना, और स्पेशली उनके जो लीडर हैं यहाँ पे ट्राइब्स के, उनके साथ बातचीत करते हैं और उन लीडर्स को बोलते हैं, भैया आप देखिए कि हम क्या करेंगे, आप सबको नौकरी देते हैं है ना, आप लोग ऐसे कब तक घूमते रहेंगे है ना, आपके बच्चे कब तक घूमते रहेंगे, चलिए आप सबका करियर बनाते हैं। तो करियर बनाने के लिए आपको क्या कहेंगे, नौकरी देंगे, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पे जो दूसरे ट्राइब के लोग हैं ना वो आएंगे ना, तो उनको रोकना है इस लाइन से इस तरफ आने के लिए। कहने का मतलब कि यहीं के जो लोग
लोग हैं उन्हीं को दूसरे के लोगों के खिलाफ लगा दिया पैसे देके, है ना। यानी कि यहीं से इन्होंने एक मिलिट्री में अपनी में भर्ती करना शुरू कर दिया और उनको ब्रिटिश जो है वो खुद ट्रेनिंग देंगे तो फिर यहाँ पे खड़े कर देंगे। अब आप देखिए कि एक कबीले के लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं, और दूसरे कबीले के लोग इधर से आ रहे हैं, तो भाई आपस में ही लड़ रहे हैं, है ना। तो इनको पता भी है यहाँ की ज्योग्राफी का। तो एक तरह से क्या है, आप देख रहे हैं अंग्रेजों का दिमाग, देख रहे हैं कि कहाँ तक जा रहा है। जो कर्जन है वो इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके यहाँ के दूसरे कबीलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बना के वहां से सारा का सारा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि ये अल्टीमेटली चल क्या रहा है, समझ गए इस चीज को। तो ये हो गया एंग्लो अफगान वॉर का। एक और चीज मैंने बताई पीछे की नहीं बताई, सेकंड एंग्लो, हाँ, ये जो याकूब खान के टाइम पे जो हुआ था, ये सारे का सारा है ना, जब शेर अली को हटा के याकूब खान को बनाया गया था, तो ये जो था ये था सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, ये आपको ध्यान देना है। और वहीं पे फर्स्ट का तो हम बात कर ही चुके हैं कि फर्स्ट में तो क्या दुर्गति इनकी करके भेजा था। वहीं पे अगर मैं थोड़ा पीछे चलता हूं वापस से, हाँ, वहीं पे अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, है ना, अब्दुल रहमान से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि कौन सा वॉर होने वाला है। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हो रहा है। ये हो रहा है 3 मई से 8 अगस्त 1919 के अंदर। तो 1919 के अंदर क्या हो रहा है, 1919 के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर और एंग्लो मैसूर कह रहा हूं, एंग्लो अफगान वॉर हो रहा है, गलती से मैसूर निकले जा रहा है ना। तो एंग्लो अफगान वॉर हो रहा है यहाँ पे तीसरे वाला। तो पहला हो गया जिसके अंदर बुरी तरह से पिटाई किसकी हुई, ब्रिटिशर्स की हुई, सिर्फ एक आदमी निकला बाहर और कोई बचा ही नहीं। फिर दूसरा वॉर होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी इनको धूल तो चटाते हैं अफगानी लोग, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी ब्रिटिशर अफगानिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, है ना। और धूल तो चटाते हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि शेर अली को वहां से भागना पड़ता है और फिर जो है याकूब खान बनता है। फिर याकूब खान को भी हटा के किसको बना दिया जाता है, अब्दुल रहमान को बना दिया जाता है। अब थर्ड बैटल हो रहा है एंग्लो अफगान वॉर का। तो तीसरे बैटल के अंदर यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आज़ादी की डिमांड हो रही है। यहाँ पे आप देखिए कि 1919 का समय है और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। और ऑलरेडी जो है ब्रिटिशर्स वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड कहाँ पे, वो वर्ल्ड वॉर के अंदर इंगेज्ड है। और वर्ल्ड वॉर के अंदर भी देखिए कि लोग कहाँ से जा रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया के अंदर से जा रहे हैं। 10 लाख सोल्जर भाई इंडिया के जा रहे हैं वहाँ पे, है ना। और लगभग देखा जा रहा है कि 1-1.5 लाख तो शहीद हो रहे हैं वहाँ पे अननेसेसरी। किसके लिए, है ना, बेगानी जंग के लिए, ब्रिटिशर्स के राज के लिए। बताओ, हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं वहाँ पे, इंडिया के लोग शहीद हो रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उनके ऊपर एक अलग प्रेशर था, वो उस तरफ इंगेज ज्यादा थे। तो यहाँ पे जो है तीसरा एंग्लो अफगान वॉर होता है, जहां पे जो आज़ादी की डिमांड बहुत तेज होती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ब्रिटिश रेसिडेंट वगैरह होते हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पे वॉर भी होता है एक, बट ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट वॉर नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, फाइनली ये लोग सक्सीड हो जाते हैं अफगानिस्तान को कंप्लीटली फ्री करवाने से फ्रॉम द ब्रिटिश राज। तो यहाँ अब ब्रिटिश की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और तब तक वैसे भी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी थी कि रशिया का जो अटैक होना है या कुछ होना है, वो इंपॉर्टेंस तब वैसे भी नल एंड वॉइड हो चुकी थी। तो कोई ज़्यादा इसका खास यूज है नहीं था अफगानिस्तान का, ठीक है भाई। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो इंडिपेंडेंस होती है वो 19 अगस्त 1919 के अंदर हो रही है। देखिए 19 तो यहां से आपको अफगानिस्तान का पूरा याद रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, कई बार पेपर के अंदर हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में चीजें पूछ ली जाती है। और ये तो सारा का सारा इंडिया से लिंक्ड है अफगानिस्तान का मुद्दा। तो ये जो लिंक्ड चीजें हैं ना, ये तो पूछी जा सकती हैं, इस वजह से ये सारे का सारा मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे ये जो है 19 अगस्त 1919 के अंदर जो इंडिपेंडेंस हो रही है, इसको दिलवाने में कौन सबसे अहम भूमिका रख रहे हैं, तो यहां पे हम बोलेंगे अमीर अमानुल्लाह खान। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो है काफी लंबे समय तक फिर राज भी करते हैं। तो ये जो है अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए मेन जो है, इस पूरे के पूरे एरिया की इंडिपेंडेंस के लिए भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है भाई। तो कुल मिला के ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, जिसके अंदर मैंने ये आपको बताया कि कैसे चीजें हमारी चलेंगी। आई होप कि आपको हो गया ना, हाँ हो गया है। आई होप कि आपको सारा समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें बताने की, और मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको दिक्कत इसके अंदर हुई होगी। इसके अलावा जो लोग भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं, ये वाला पूरा का पूरा पेड कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जीवी कक्षा ऐप का लिंक है ना, तो ऐप के ऊपर जाइएगा, इस ऐप को एटलीस्ट डाल लीजिएगा और बस डाल के वहाँ से ये कोर्स ले लीजिएगा, तो आपको 100% बेनिफिट होगा। आई होप कि मैंने जिस तरीके से आज आपको समझाया, पूरा का पूरा सेशन आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो सिंपल सी बात है कि
फिर आपको कोई ज़्यादा सोचने वाली चीज़ ही नहीं है, आप तुरंत से इस कोर्स के ऊपर जा सकते हैं और अच्छे से कहीं बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख के कर सकते हैं। और आप देखिए इस बार भी एग्जाम के अंदर स्पेशली एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर 18 सवाल, 25 में से 18 सवाल है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो सीधा हमारे कंटेंट से आ रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है कि काफ़ी सवाल हमारे कंटेंट से फंसते रहेंगे। तो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसको आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है। और दूसरी लास्ट बात ये करनी है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और बहुत मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ दूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर उस बच्चे तक पहुंचे जो सच में एक राइट डायरेक्शन में एग्जाम में तैयारी करना चाहता है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।